ये है कि कभी भी उधार का पैसा लेके कैपिटल मत बढ़ाओ। ये बात भी ठीक है कि छोटी कैपिटल अगर आपके पास है तो केवल प्रॉफिट से आप कैपिटल नहीं बढ़ा सकते हो, राइट? क्योंकि मान लीजिए 5 लाख की कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट आप महीने का 2% कमा रहे हो, तो 10,000 कर करके आप कैपिटल बढ़ाने में आपको 50 साल लग जाएगा। The only thing I want to ensure is that I don't make losses. My only aim in any month is I avoid losses. और यही कारण है कि मैंने अपने पिछले 5 साल के ट्रेडिंग जर्नी में सिर्फ एक ही मंथ ऐसा था जिसमें मैंने लॉस किया है और कोई भी मंथ मैंने लॉस नहीं किया। मेन प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल इज द मेन एम कि प्रॉफिट आते ही रहेगा। और आप जैसे वर्किंग पीपल के लिए दे आर 2-3 स्ट्रेटेजी लाइक बैटमैन स्ट्रेटेजी है जिसमें आप वीकली एजेस लेके फुल्ली एज हो सकते हो। बैटमैन स्ट्रेटेजी गुड फॉर वर्किंग पीपल। द मंथली स्ट्रेटेजी आई एम टॉकिंग अबाउट इट शुड बी टेकन 40 to 50 days बिफोर द एक्सपायरी। अभी समझो आप बैटमैन का दिसंबर का लोगे तो आपको बिना एडजस्टमेंट के भी आप 2%। मैं तो आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। हाफ आप म्यूचुअल फंड में डालें, 15-20% उससे भी दे जाता है, अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, और हाफ से आप प्लेज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जो आपका ओरिजिनल एसेट है वो भी आपको कुछ प्रॉफिट देगा। और नमस्कार दोस्तों, हर ऑप्शन ट्रेडर का ये सपना होता है कि एक दिन वो अपनी ट्रेडिंग कैपिटल और मुनाफे को इतना बढ़ा ले कि उस पैसे से एक अच्छा लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर सके और एक दिन फाइनेंशियल फ्रीडम भी हासिल कर सके। लेकिन दोस्तों सच तो ये कि काफ़ी सारे ऑप्शन सेलर फिर भी हर साल प्रॉफिट में नहीं रहते। इस टॉपिक पर आपके 100 से भी ज़्यादा सवाल हमें मिले। उन सब सवालों को इकट्ठा करके, और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बोला था, हम एक ऑप्शंस के ट्रेडर्स की वेबिनार की, जिस वेबिनार में लार्ज कैपिटल से ट्रेडिंग करने वाले महारथियों के साथ जूम सेशन हुआ। उस सेशन में आपके क्वेश्चंस लिए हमने, लाइव क्वेश्चंस भी लिए, और जो इतने सारे क्वेश्चंस आए थे उनके आंसर्स भी लिए। तो बहुत ज़बरदस्त वो सेशन रहा। वो सब एक्सपर्ट्स हैं जो लार्ज कैपिटल से ट्रेड करते हैं, तो डायरेक्टली उनसे सुनने पर काफ़ी लोगों को काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला, बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आपके मुझे मिले। तो वो जो सेशन इतना बढ़िया रहा, वो सेशन की हम पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग आपके लिए लेकर आए हैं। रिकॉर्डिंग थोड़ा लंबी है पर ज़रा ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है उसमें, खासकर अगर आप बड़ी कैपिटल से लॉन्ग टर्म में ट्रेड करके फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना चाहते हो तो। दोस्तों डिस्क्लेमर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं कोई सभी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। ये पूरा का पूरा वीडियो ट्रेनिंग और एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, और इसका पर्पज़ यही है कि आप इससे कुछ सीखें, लेकिन आप अपने डिसीजन अपने हिसाब से खुद लें। हम कोई भी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। जूम की रिकॉर्डिंग है, इस वजह से थोड़ा सा ऑडियो वीडियो के कॉम्बिनेशन में हल्की फुल्की गड़बड़ है, लेकिन आप ऑडियो 100% है, आपका काम उसको सुनने का है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, एकदम परफेक्ट ऑडियो आया, आराम से सुनिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। और हाँ दोस्तों, अगर आप एक ऑप्शन सेलर्स का एक्सक्लूसिव ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो फॉर्म है उस फॉर्म को भर दीजिए, लिंक को क्लिक कर दीजिए, तो आप एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे जिसकी कोई फीस नहीं है, जिसमें कोई टिप भी नहीं दी जाती, बिल्कुल फ्री ग्रुप है। उसमें ज़बरदस्त ज्ञान मिलेगा भी आपको, और आप भी अपना ज्ञान लोगों को दे सकते हैं। तो एक तरह से एक वो प्लेटफॉर्म है जिसमें जुड़कर आपकी ट्रेडिंग जर्नी थोड़ी इंप्रूव हो सकती है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, एंजॉय कीजिए। मैं हूँ अतुल जैन, आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा में आपका दोस्त। सो वेलकम 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 एवरीवन। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ आज के सेशन के लिए, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं बिग 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 मनी के बारे में, राइट? तो जब मैं अपना पैसा बढ़ा रही थी ना, मतलब, और अभी भी बहुत बड़ा करना है अभी, राइट? तो आई वाज एक्चुअली थिंकिंग कि मतलब कैसे होता है जो छोटे कैपिटल पे कर रहे हैं, उससे जब आप बड़े कैपिटल पे जाते हो तो धुक धुक होने लगती है, समझ नहीं आता कि जो हम कर रहे हैं राइट कर रहे हैं रॉन्ग कर रहे हैं, क्या माइंडसेट चाहिए, और रियली एक माइंडसेट शिफ्ट भी चाहिए होता है ना? तो उसके लिए कोई बताने वाला हो अगर, और जो कोई एक्सपीरियंस्ड हो, जिसने ऑलरेडी वो पाथ ट्रैवल किया है, राइट, तो क्या बात है ना? यू कैन एक्चुअली काउंट ऑन एंड यू कैन बैंक ऑन दोज एक्सपीरियंसेस, यू कैन लर्न फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंसेस। और वही ये सेशन है, दिस सेशन इज ऑल अबाउट दैट। तो अपने पास आज का जो सेशन है, इसमें वी आर गोइंग टू हैव पैनलिस्ट्स, है ना, जो ऑलरेडी बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं और अपना कैपिटल और बड़ा करना चाहते हैं। तो हम करोड़ों की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर, राइट? और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं कि वो कहाँ से आए हैं, उनका 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 ये जर्नी कैसा रहा है। और आप लोगों के बहुत सारे सवाल आए, 100 से ज़्यादा सवाल आए हैं इस टॉपिक के ऊपर। तो पता चलता है कि हाउ मेनी ऑफ यू रियली रियली एस्पायर कि हाँ, एक बड़े कैपिटल से ट्रेड करें। और आपको पता है, आपको समझ में आता है, इट्स ऑल सीरियस ऑडियंस, राइट? आपको पता है कि हाँ, कुछ और सीखने की ज़रूरत है अगर हमें बड़ा करना है अपना कैपिटल। एंड सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन टुडे।
लेकिन अगेन मतलब सीरियस और इम्पोर्टेंट है बिकॉज बिग मनी की बात हो रही है, बट मनी की बात हो रही तो एक्साइटमेंट कम नहीं होना चाहिए, राइट? तो यू शो योर एक्साइटमेंट विद चैट बॉक्स एंड इमोजीज। आवर फर्स्ट पैनलिस्ट इज फ्रॉम मुंबई। बहुत सारे लोग यहाँ पे मुंबई से हैं, राइट? तो आज अगर जितना हाथ आते हैं ठीक है, नहीं तो आप मुंबई में ग्रैब कीजिएगा उन्हें। तो ही इज फ्रॉम मुंबई। ही कम्स विद मोर देन 22 years ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस इनटू इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड बहुत हाई पोस्ट पर उन्होंने सर्व किया है इन वेरियस लीडरशिप रोल्स इनटू इंश्योरेंस सेक्टर। और ऑप्शन ट्रेडिंग में ही इज बीन देयर फॉर पास्ट 5 years। ओके, एकदम सक्सेसफुली बड़े कैपिटल से ट्रेड कर रहे हैं। उनके बारे में, उनकी जर्नी के बारे में और उनका क्या स्टाइल है, ही विल बी टॉकिंग मोर अबाउट इट। वी हैव मिस्टर दीपेंद्र प्रसाद विद अस फ्रॉम मुंबई। सो कैन वी हैव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम? एक ताली वाला रिएक्शन। गुड मॉर्निंग दीपेंद्र जी। Our another panelist, he is a CMA, cost and management accountant, and पोस्ट ग्रेजुएट है कॉमर्स में, लॉ ग्रेजुएट भी है, और 40 साल से ज़्यादा उन्होंने बैंकिंग और शिपिंग सेक्टर्स में काम किया है, और लास्ट 4 years से फुल टाइम ऑप्शन ट्रेडर हैं। ओके, उनकी बिगेस्ट स्ट्रेंथ है एडजस्टमेंट स्किल्स। तो जो लोग एडजस्टमेंट्स मांगते हैं, वीडियोस मांगते हैं, ही इज द पर्सन टू कैच। ओके, एंड सो yeah, so let's welcome Mr. Anand Michri. Let's invite Dr. Abhijit Jain from Jabalpur. Okay, मुंबई से जबलपुर जाते हैं, एंड उनके बारे में क्या बोलूं, डॉक्टर कहते ही सब कुछ हो जाता है, मतलब, राइट? डॉक्टर इज एवरीथिंग। सो ही इज ऑफ कोर्स अ डॉक्टर एंड अ ऑप्शन ट्रेडर. Yeah, and he's here, and he's also a musician, you know. He plays very good guitar. तो और अगर चार्ट एनालिसिस करना है तो ही इज द मैन। सो वेलकम डॉक्टर अभिजीत, वेलकम टू द Hello, पैनल। hello everyone. We'll have a rocking session today. Now, last but not the least, some people are already waiting for him. Yeah, the person who is the reason for all of us being here, right? So कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, आप लोग सब जानते हो उनको, बट फिर भी जो कुछ लोग नए ज्वाइन हुए हैं उनके लिए थोड़ा सा बता देती हूँ। तो ही इज एन IITian फ्रॉम ITBHU, इन्फोसिस में काम किया है फॉर 18 long years. He is an author also. He's written a self-help book called Welcome to You 20.0, and he's also been an entrepreneur and NLP life coach, और अभी he is a full-time option trader. And that is a journey which started 5 years back. तो 5 साल से वो ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं full time, right? And yes, he is the creator of the session. So let's welcome with lot of love. बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख के, fresh in the morning. Everybody wants to grow their capital, become large capital trader. Okay, back to Chavi. Yes, thank you. So basically अब स्टार्ट करते हैं अपने सवालों की जर्नी। तो बिफोर आई गो बैक टू द क्वेश्चंस, आई स्टार्ट द क्वेश्चंस जो आप लोगों ने पूछे हैं एंड आप लोग जानना चाहते हैं। उससे पहले लेट्स अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट अबाउट देयर जर्नी, बिकॉज उससे आपको पता चलेगा कि वो लोग कहाँ से आ रहे हैं, क्यों इस तरीके का ट्रेडिंग स्टाइल है, या वट एवर आंसर्स दे गिव इन द यू नो द फर्दर सेशन। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जाने थोड़ा सा इंसाइट अबाउट उनका एक्सपीरियंस, उनकी जर्नी एज एन ऑप्शन ट्रेडर। सो लेट्स गो अहेड वन बाय वन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दीपेंद्र जी, आपसे शुरू करते हैं। या सो थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, कब आपने ये स्टार्ट किया और अब कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग को लेकर के? I have five year of trading experience, out of which 4 साल जो मेरा है वो फुल टाइम ट्रेडिंग का है। मैंने 2022 में अर्ली रिटायरमेंट लिया है बिकॉज ट्रेडिंग वाज माय पैशन। मैं मुंबई से, जैसा छवि मैम ने बताया कि मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, और मेरा जो मेन जो इंडेक्स है जिसमें मैं ट्रेडिंग करता हूँ वो निफ्टी और सेंसेक्स है। बैंक निफ्टी में कभी कभी कभार करता हूँ, और मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो काफी कंजर्वेटिव है। इसलिए आप जो भी मेरा रिस्पांस सुनेंगे अभी ड्यूरिंग द पैनल डिस्कशन, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। मैं काफी कंजर्वेटिव ट्रेडर हूँ, और मैं बहुत बार आउट ऑफ द मार्केट रहता हूँ। मेरा मंथली कोई टारगेट नहीं रहता, और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि व्हाट इज योर मंथली टारगेट, माय मंथली टारगेट इज 0%. So the only thing I want to ensure is that I don't make losses. My only aim
in any month is I avoid losses. और यही कारण है कि मैंने अपने पिछले 5 साल के ट्रेडिंग जर्नी में सिर्फ एक ही मंथ ऐसा था जिसमें मैंने लॉस किया है, और कोई भी मंथ मैंने लॉस नहीं किया। तो मेरा काफी कंजर्वेटिव एनुअल टारगेट भी है, और मेरा मानना ये है कि मैं अगर साल का 15 से 20% भी बना लेता हूँ अपने पूरे कैपिटल पे, दैट इज वेरी गुड फॉर मी। तो लेट्स गो टू आनंद जी। आनंद जी, या प्लीज शेयर आपका जर्नी, आपका एक्सपीरियंस। Yeah, good morning to all. I am Anand Micheri from Mumbai. मैं 40 साल कॉर्पोरेट में सीनियर लेवल पोजीशन में नौकरी कर चुका हूँ। अब मैं भी ऑप्शन ट्रेडिंग लास्ट 4 ईयर से कर रहा हूँ। और मेरा ऑप्शन ट्रेडिंग में आने का एक ही इरादा था कि आई शुड गेट कंसिस्टेंट रिटर्न ऑफ 30 to 40% पर ईयर। उसी इरादे से मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में आया, क्योंकि कैश स्टॉक में अगर मार्केट नीचे गया तो उसकी प्राइस कम हो जाती है, तो पोर्टफोलियो में लॉस हो जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसा कुछ नहीं है कि वेदर मार्केट गोस अप, गोस डाउन और स्टे इन रेंज बाउंड, वी विल मेक प्रॉफिट। दैट इज व्हाई आई मीन ऑप्शन ट्रेडिंग, particularly ऑप्शन सेलिंग। Say 98% I am an option seller and 2% I am an option buyer when I get momentum buying. That is as per my technical NI charts. I get buying or some breakout, breakdown, crossing previous day high. Then I buy options. That's only for short time, just for 10 to 15 minutes. And I'm consistently earning 3% per month for last few years. There is no issue in that. I trade only in Nifty index. Sometime in stock option, rarely, but I don't trade in Bank Nifty or Sensex. I focus only on Nifty. That is my specialty. And out of many strategy, I trade only in 3 strategy. That is Batman, C call letter spread, and butterfly. And when there is uncertainty, like now tariff issue still resolved, I trade only in butterfly because my loss is limited to a certain extent. I trade in Batman or call letter spread when there is no uncertainty. And I have a unique trading strategy. That is, I trade only in monthly option. I don't trade in weekly option. So I create strategy butterfly or Batman only in monthly expiry. And then for intraday, I trade in next monthly expiry. Intraday trade, I only trade in intraday when I get signal from my chart. Otherwise, I don't trade. If I am confident the market is directional, then only I trade in intraday. So what I do, I balance my monthly position through intraday. And for my position trading, I use Opstra chart. In Opstra chart, I plot my strategy and I see where is my vertical dotted line. If my dotted vertical line is in the middle, there is no issue, but it is in left. So I try to sell extra C. If it is in right, I try to sell extra P in intraday as per directional move. This is my unique idea to balance monthly strategy with next month's intraday trades. एंड आई यूज टू रियली सर्च फॉर इंस्ट्रूमेंट्स कि कहीं साल का 10% भी मिल जाए तो मतलब बहुत अच्छी बात है ना। 10% बन जाए तो साल का, दैट वाज द नहीं, इसमें 30% कैसे बनता पता है? I buy liquid bills or some debt fund for 90% of my capital. Say my capital is 10 lakhs. Then for 9 lakhs, I buy liquid bills or debt fund, which I pledge. Broker give me 90% limit for my option trading by pledging. So my 5 to 6% comes from the liquid fund or this debt fund, and 2% every month I am targeting. So 2% every month, that is 24% per year, and 6% through liquid base. So it is 30% per year. लेट्स गो टू डॉक्टर अभिजीत। डॉक्टर साहब, कैसी रही आपकी जर्नी? कैसे आपने लार्ज कैपिटल से स्टार्ट किया है? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस बीन? यू देयर? गामा थीटा डेल्टा, आवाज आ रही है सबको? बिल्कुल, माइक चेक। एग्जैक्टली, या वर्किंग। Perfect. I've been investing since 2006, but trading since I think 3 years I've been into trading. और शुरू से ही मैं ऑप्शन सेलर हूँ, बिकॉज मेरे को ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता मेरे प्रोफेशन की वजह से। तो व्हाट आई डू इज आई डू IC एंड डायरेक्शनल सेलिंग करता हूँ। यूजुअली आई एम बेरिश बाय नेचर, सो आई लाइक टू ट्रेड पुट्स।
तो उसमें भी मैं सेलिंग ही करता हूँ फार ओटीएम की। तो उसमें मुझे एक मेरा जो टारगेट रहता है पर मंथ दैट इज अबाउट 2.5 इफ आई एम नॉट एडजस्टिंग। अगर एडजस्ट करता हूँ तो 3.5 पे आई कैन एग्जिट कंफर्टेबली। अगर मेरे को इतना टारगेट अचीव हो जाता है तो अगले 10-15 दिन मेरी छुट्टी हो जाती है, मैं कुछ भी ट्रेड नहीं करता हूँ। तो आई टेक इन मंथली। मैं वीकली बाई वीकली करता हूँ, बट अभी मैंने थोड़ा कम कर दिया है बिकॉज मार्केट बहुत ज्यादा रैली कर रहा है दोनों साइड पे। कभी 1500 ऊपर जाता है, कभी 700-800 नीचे आ जाता है। तो अभी मैं मंथली कर रहा हूँ और मेरा एक्सपर्टीज इसी में है। मैं एडजस्टमेंट्स भी करता हूँ, अपने हिसाब से एडजस्टमेंट्स करता हूँ। और आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो भी एडजस्टमेंट बेस्ड हैं, तो बाकी का अपन उसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब आते हैं आपके अपने चहीते अतुल जी के पास। हालांकि ज्यादातर लोग जानते हैं उनकी जर्नी, बट स्टिल या अतुल, व्हाट यू वांट टू शेयर? या गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो सब लोग को मेरा इंट्रोडक्शन तो मालूम ही है। आई थिंक मैं कैसे ट्रेड करता हूँ वो भी मोस्टली मालूम है लोगों को, बट आई जस्ट शेयर एक बार थोड़ा रिपीटिशन हो जाए कि बैंगलोर में रहता हूँ। पिछले 5 साल से ऑप्शंस की ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ऑप्शन सेलिंग कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस सेशन, क्योंकि आई बिलीव कि अगर आप ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हो तो ये इस तरह के सेशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि फाइनली हर इंसान का ड्रीम तो यही होता है कि एक बड़ी कैपिटल से एक दिन ट्रेड करे। और इस जर्नी में जो भी मैंने इनिशियली डिफ़िकल्टीज़ झेली हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को वो डिफ़िकल्टीज़ ना आए। और इसीलिए मैं इस तरह की जो भी मेरे दिमाग में आती हैं चीज़ें, लोगों के सजेशंस आते हैं, वो सेशंस प्लान करता रहता हूँ। हाँ, आईआईटी से मैंने केवल लाइफ में एक जॉब किया। आईआईटी से मैंने पढ़ाई की और इन्फोसिस मेरा सिलेक्शन हो गया, तो आई जस्ट जॉइन इन्फोसिस। एक ड्रीम था मेरा कि 40 इयर्स की एज में रिटायर होना है मेरे को, बट यू नो वेरी मिडिल क्लास फैमिली, तो बट समहाउ आई जस्ट डिड इट। रिटायर तो नहीं हुआ लेकिन नौकरी छोड़ दी मैंने 40 की एज में। एंड सो नाउ आई, बट ऑप्शंस वो दैट वाज 11 इयर्स बैक, तो तब मैंने कुछ और साथ में शुरू किया था। कोविड टाइम में थोड़ा वो स्लो डाउन हुआ, लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग पिकअप हो गया। और आई वुड से फॉर्चुनेटली मैंने डायरेक्टली ही लगभग ऑप्शन सेलिंग से ही जंप किया और 10 लाख के करीब की कैपिटल से जंप किया। आज बड़ी कैपिटल है, पर ऑब्वियसली वो पूरी की पूरी कैपिटल ऐसा नहीं है कि कमा के बढ़ाई है। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता गया मैं इधर उधर से कैपिटल बढ़ाता गया। तो मेरा ट्रेडिंग का स्टाइल वेरी सिंपल है। आई एम अ पोजिशनल मैनुअल, तो कोई एल्गो नहीं करता हूँ। पोजिशनल मैनुअल ऑप्शन सेलर। मोस्टली मेरी पोजीशंस निफ्टी बैंक निफ्टी में बनती हैं। थोड़े स्टॉक्स की भी ट्रेडिंग करता हूँ, और जैसे कि लगभग सारे ऑप्शन सेलर्स करते हैं, अपने शेयर्स को या ETFs को या डेट इंस्ट्रूमेंट्स को प्लेज करके जो कैपिटल जनरेट होती है। तो बेसिकली एक तरह से कह सकते हैं कि भले ही कैपिटल 1 करोड़ की हो या कितने भी करोड़ की हो, लेकिन मोस्टली वो पैसा फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि उनके हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो अधिकतर बड़े ऑप्शन सेलर्स ऐसे ही ट्रेड करते हैं। और मैं जिस ब्रोकर से करता हूँ ICICI डायरेक्ट, तो उसमें मेरे को कैश वाला कंपोनेंट भी नहीं रखना पड़ता, बट ऑब्वियसली मार्जिन ज़्यादा है। मेरे कुछ फेवरेट स्टॉक्स हैं, ऑब्वियसली इन्फोसिस, JSW स्टील, बजाज फाइनेंस, अडानी इंटरप्राइज, HDFC बैंक, रिलायंस। तो ये सब मैं होल्ड भी करता हूँ, और इनमें कुछ हद तक मैं ऑप्शन सेलिंग करता हूँ। व्हील स्ट्रैटेजी को भी मैं थोड़ा फॉलो कर लेता हूँ इन टर्म्स ऑफ जो मेरी होल्डिंग्स हैं और ऊपर नहीं जा रहा है, तो पर थोड़ा दिमाग लगा के करता हूँ, ब्लाइंडली नहीं करता हूँ। एक चीज है, मैं अतुल सर का काफी बिग फैन हूँ। उनके वीडियोस काफी रेगुलरली सुनता रहता हूँ, और इनकी जो एकदम प्रैक्टिकल अप्रोच है वो वास्तव में काफी टचिंग लगती है। इनका वीडियो सुन के ऐसा लगता है कि जैसे कोई बंदा एकदम क्लोज टू योर हार्ट बात कर रहा हो। थैंक यू संदीप जी। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। So this is the question फॉर आनंद जी, आपके लिए है, और ये सवाल आया है फ्रॉम प्रियांक भट्ट फ्रॉम नोएडा। प्रियांक जी, आप हैं कॉल में? इफ यू आर देयर तो वीडियो पर आ जाइए। प्रियांक भट्ट, हाँ। तो प्रियांक भट्ट जी का सवाल है आनंद जी, और उन्होंने भेजा है बेसिकली कि उनका एक्सपेंस मंथ का 80,000 है, तो उसके लिए बेसिकली वो पैसा निकालने के लिए कितना मिनिमम कैपिटल से ट्रेड करना चाहिए फुल टाइम? आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रही है। हाँ, तो उनको 80,000 आफ्टर टैक्स चाहिए। तो सिंपल है कि उनको महीने में
2% रिटर्न जनरेट करना चाहिए, दैट इज वीकली 0.5%, प्लस लिक्विड बीच में 5%, तो 30% जनरेट करने के लिए उनको 15 लाख चाहिए, सॉरी 35 लाख का कैपिटल चाहिए। 35 लाख से कैपिटल में वो 10 लाख जनरेट कर सकते हैं, दैट इज 80,000 पर मंथ, दैट इज विदाउट टैक्स। ये इस साल से 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी 35 लाख टू जनरेट टैक्स फ्री इनकम ऑफ 80,000 per month. Is it clear? I repeat, 80,000 tax free income per month. That is around 10 lakhs per month. We need capital of 35 lakhs rupees, on which we have to earn 2% per month. That is 0.5% per week, which is very easy to earn. मैं एवरी मंथ लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए की एसआईपी करता हूँ इन ईटीएफ। मेरा गोल है, अभी मेरे पास 40 लाख तक के ईटीएफ हो चुके हैं विच आई हैव प्लेज्ड, और मुझे लगभग 31 लाख का मेरे पास मार्जिन है विद विच आई ट्रेड। प्रॉब्लम ये हो जाती है कि बिकॉज आई एम इन फुल टाइम जॉब, तो मैं कई बार ओवर ट्रेड कर जाता हूँ। वो जो MCX में मैं रात को 11 साढ़े 11 बजे तक फिर ट्रेडिंग करता हूँ कई बार, और ये हो जाता है, मतलब काफी माइंड ना एक तो मैं आईटी इंडस्ट्री में हूँ तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस लेवल पे जॉब रहती है, फिर MCX में करता हूँ तो रात को 11 साढ़े 11 और आजकल तो अब तो 12 बजे तक ओपन है आफ्टर DST, तो ये स्ट्रेस लेवल भी रहता है, और मतलब 2-3% महीने का आ रहा है, तो कई बार चला भी जाता है बड़ा अमाउंट। तो ये मतलब अप्रोच मेरी ठीक है या कैसे इसको मैं ठीक करूं? नहीं, आपको लॉस पे कंट्रोल करना चाहिए, लॉस होने देना नहीं चाहिए, क्योंकि हम क्या प्रॉफिट 2-3% कमाते हैं, अगर लॉस 4-5% देंगे तो आपका नेट टू नेट कुछ नहीं बन रहा है। इसलिए मेन प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल इज द मेन एम, कि प्रॉफिट तो आते ही रहेगा। और आप जैसे वर्किंग पीपल के लिए दे आर 2-3 स्ट्रेटेजी, लाइक बैटमैन स्ट्रेटेजी है, जिसमें आप वीकली एजेस लेके फुल्ली एज हो सकते हो। बैटमैन स्ट्रेटेजी गुड फॉर वर्किंग पीपल। द मंथली स्ट्रेटेजी आई एम टॉकिंग अबाउट, इट शुड बी टेकन 40 to 50 days बिफोर द एक्सपायरी। अभी समझो आप बैटमैन का दिसंबर का लोगे, तो आपको बिना एडजस्टमेंट के भी आप 2% रिटर्न कमा सकते हो विदाउट एनी एडजस्टमेंट। अच्छा, और या तो फिर बटरफ्लाई, मंथली बटरफ्लाई, दिसंबर का मंथली बटरफ्लाई बनाएंगे आप 25,500, 26,000 और 26,500 बटरफ्लाई बनाएंगे, और नेक्स्ट मंथ जनवरी का लंबे का कॉल आप बेचोगे तो आपका ऑलमोस्ट 0 लॉस बन जाता है। और जो भी एक्स्ट्रा कॉल बेचोगे उसको बिफोर द इवेंट आपको स्क्वायर ऑफ करना है, तो आपको इंटरडे करने टाइम नहीं मिलेगा। या तो आप इंटरडे कर सकते हो। अगर मैंने पोजीशन ओपन रख दी तो मेरे को रात को नींद नहीं आती है, नहीं, तो मैं इंट्राडे ही करता हूँ फिर। बटरफ्लाई में क्या होता है, इवन द इंडिया बीच बढ़ भी गया, अपना 2 लॉट्स बाय होता है, 2 लॉट सेल होता है, तो अपने एमटो में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बैटमैन में एमटो में फर्क पड़ता है, क्योंकि अपने 1 बाय 2 सेल होता है। या बटरफ्लाई करोगे उसमें आपका 2 बाय 2 सेल है, तो मार्केट कितना भी गैप अप ओपन होने दो, कितना भी गैप डाउन ओपन हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। और आप जो एक्स्ट्रा सेल करोगे PEC, दैट यूज ओनली फॉर इंट्राडे, उसको कैरी ओवर मत कीजिए। तो ब्लैक स्वॉन इवेंट आने दो, कुछ भी आने दो, आपको बड़ा लॉस होने का सवाल ही नहीं है। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर लॉस, लॉस करने देना ही नहीं है। लॉस आने के पहले हमको एडजस्टमेंट करना है, और विथ एडजस्टमेंट, इफ यू नो द एडजस्टमेंट स्किल, आपका व्यू कितना भी रॉन्ग होने दो, यू विल इन प्रॉफिट। आप लॉस को प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हो, बहुत आसान है। सिर्फ आपको ऑप्स्ट्रा में थोड़ी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। ऑप्स्ट्रा फ्री है, आप उसमें 2 स्ट्रैटेजी आप यूज कर सकते हो, उसको पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। फ्री ऑप्स्ट्रा आप 2 स्ट्रैटेजी आप लगाइए, उसमें आप एडजस्टमेंट कैसा कीजिए कि आपका जो डॉटेड वर्टिकल लाइन है, इट शुड बी इन मिडल। अच्छा, इफ इट इज इन लेफ्ट, यू शुड सेल एक्स्ट्रा कॉल, इफ इट इज इन राइट साइड, देन यू शुड सेल एक्स्ट्रा पुट। आप ऑप्स्ट्रा में R&D करके देखिए, आप इजीली समझ जाएंगे। देखिए मैं उसके लिए भी एडजस्टमेंट करता हूँ। करना पड़ेगा ना उसको कि अभी हो क्या रहा है, मुझे क्या करना है। ना आप इवनिंग में ऑप्स्ट्रा में ट्राई कर सकते हो। अच्छा, आपको जो भी स्ट्रैटेजी बने, पहले ऑप्स्ट्रा में जाइए, वहां पे लगाइए, वहां पे ब्रेक इवन देखिए। ब्रेक इवन आने के पहले आपको एडजस्टमेंट करना है, नहीं तो आपको एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बैठे रहिए स्ट्रैटेजी में। अभी आप समझो बटरफ्लाई बनाएंगे 25,500, 26,500, तो आपका ब्रेक इवन नीचे 25,400 में आ रहा है, ऊपर 26,200 में 800 पॉइंट का गैप है।
हाँ। और जब तक बीच में है आपको एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। और इंट्राडे में आप जैसा आया तो लंबे का 27,000 का जनवरी का कॉल सेल कीजिए, 27,500 का कॉल सेल कीजिए। एक्स्ट्रा कॉल सेल करके आप एक्स्ट्रा प्रीमियम के कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक इसमें है रिस्क सर, भी मैं कुछ नहीं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। ऑफ टाइम में थोड़ा R&D कीजिए तो आपको एडजस्टमेंट में मास्टरी आ जाएंगे। इफ यू नो द एडजस्टमेंट, आपका कोई भी ट्रेड कभी लॉस में नहीं जाने सकता। इसलिए एडजस्टमेंट स्किल सीखना बहुत जरूरी है। मतलब मेरा जो जर्नी है, जो मेरा प्लान है, मतलब कि वो अचीवेबल है क्योंकि आप लोग कर रहे हैं। अचीवेबल है, आराम से अचीवेबल है। वीकली 0.5% आपको चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। वीकली 0.5% इजीली कमा सकते हैं। थैंक यू सो मच। दीपेन जी, आपके लिए सवाल है। यस, और मैं तैयार हूँ। थैंक यू। ये क्वेश्चन है हरिओम मिश्रा जी का फ्रॉम मुंबई से। हरिओम जी, आप अगर हैं कॉल में तो। हरिओम जी ने सवाल पूछा है दीपेन जी। वो पूछ रहे हैं कि लार्ज कैपिटल को लॉसेस से प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, एंड यू आर द बेस्ट पर्सन आई दैट। ओके, सो लार्ज कैपिटल को मैनेज करने के लिए सबसे पहले ये तो हम लोगों को ध्यान देना होगा कि हम लोगों का जो सारा का सारा कैपिटल है वो एक स्ट्रेटजी में नहीं डाला गया हो। मतलब आप एक स्ट्रेटजी नहीं कर सकते। आप अगर एक तो पहला प्रॉब्लम ये आता है कि आपका स्लीपेज आ जाएगा, तो आपको ऐसे भी जितना प्रॉफिट होना चाहिए उतना नहीं होगा। दूसरा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि मान लीजिए आप आईसी कर रहे हो, आयरन कॉन्डोर कर रहे हो, और आपने सारा का सारा 1 करोड़ 2 करोड़ जो है सारा का सारा आईसी में लगा दिया। अब अगर मान लीजिए कि ब्लैक स्वान होता है, यूजुअली लोगों का फियर जो होता है वो ब्लैक स्वान इवेंट में होता है। ओके, सो लार्ज कैपिटल को मैनेज करने के लिए सबसे पहले ये तो हम लोगों को ध्यान देना होगा कि हम लोगों का जो सारा का सारा कैपिटल है वो एक स्ट्रेटजी में नहीं डाला गया हो। अब मान लीजिए 1100 पॉइंट 1200 1500 पॉइंट गैप डाउन हो गया, तो आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो अटेंड कर सकता है एक दिन में। पर वो ब्लैक स्वान ऐसे जल्दी होता नहीं है, वो साल 2 साल में एक बार होता है। पर अगर आपका फियर वो है तो वो उसमें एक स्ट्रेटजी में वो बहुत बड़ा रिस्क है। तो सबसे पहले तो आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए कि 3-4 स्ट्रेटजी में आप कैपिटल को एलोकेट कीजिए। कुछ अपने पास रखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हमेशा कभी भी 100% डिप्लॉयड हो। मतलब मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपका अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया कभी भी पूरा का पूरा डिप्लॉय करके नहीं बैठे रहना चाहिए। आप 70 75 80 ज्यादा से ज्यादा 80 डिप्लॉय करके रखो, और 20 और 25 अपने पास रखो, ताकि अगर कल को एडजस्टमेंट करना पड़े, कल कुछ एडिशनल डिप्लॉय करना पड़े, कोई अपॉर्चुनिटी आए, तो आप उस समय उसको यूज कर पाओ, उस कैपिटल को यूज कर पाओ। और दूसरी बात है कि आपको अपने रिस्क के हिसाब से आपको स्ट्रेटजी चूज करना होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि आप एक दिन आपको मालूम है ब्लैक स्वान कभी हो सकता है, 2 साल में 3 साल में एक बार हो सकता है। अगर आप आईसी कर रहे हो, आईसी में हर महीने 2-3% अर्न कर रहे हो, तो आपको वो कैपेसिटी होना चाहिए कि अगर ब्लैक स्वान होता है तो 20-25% एक बार कैपिटल का जा सकता है। अगर वो रिस्क एपेटाइट नहीं है तो सबसे पहले आप स्ट्रेटजी चेंज कर दीजिए। आपको वैसा स्ट्रेटजी करना है जिसमें कि ब्लैक स्वान होने पे आपका 5 से 10% से ज्यादा कैपिटल नहीं जाए। उसमें से एक स्ट्रेटजी मैंने जो बोला था, मेरा फेवरेट कॉल कैलेंडर स्ट्रेटजी है। उसमें आप कुछ भी कर लो, 5% से ज्यादा आपका कैपिटल जा ही नहीं सकता है। मैं जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो कॉल कैलेंडर स्प्रेड है। उसमें हम और एक एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूंगा कि सिर्फ कॉल कैलेंडर नहीं करना है, उसके साथ आप 1-2 स्ट्रेटजी ऐड कर दो। जरूरत है तो हो सकता है आप आईसी ही ऐड कर दो। और मैंने और दूसरे 2 स्ट्रेटजी बताया था, बटरफ्लाई, आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी, वो ऐड कर दो। फिर मैंने एक कॉल रेशियो बताया था अपने पिछले वेबिनार में, वो भी ऐड कर सकते हो। तो आप ये 2-3 स्ट्रेटजी ऐड कर सकते हो, लेकिन आप अपना मेन स्ट्रेटजी अगर आप चाहो तो कॉल कैलेंडर रख सकते हो। वो इसलिए कि उसका जो मैक्सिमम ड्रॉ डाउन है, मैक्सिमम ड्रॉ डाउन उसका 5% है। मगर मतलब कहने का मतलब ये है कि कल को अगर मार्केट लोअर सर्किट भी मार देता है तो भी आपका उसमें से 5% से ज्यादा जा ही नहीं सकता। तो फॉर एग्जाम्पल आपका अगर 1 करोड़ का कैपिटल है और आप 1/3 लगाते हो कॉल कैलेंडर में, तो अगर आपका लोअर सर्किट लग गया दूसरे दिन, तो आपको 1/3 मतलब 5% का 1/3 कितना होता है? 1.7% आपका कैपिटल का जाएगा। तो आपका वर्स्ट केस है 1.7%। अगर आप दो चीज मनी मैनेज करते हो और अपना स्ट्रेटजी सही चूज करते हो। तो मनी मैनेज करने का मतलब है आप 1/3 एक स्ट्रेटजी में लगाए
और दूसरा है कि आपने वही स्ट्रेटजी चूज किया है जिसमें कि कितना भी गैप डाउन हो आपका 2% से ज्यादा नहीं जाएगा। जी ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर अभिजीत, आपके लिए क्वेश्चन है। ये सवाल आया है हाफिजुल्ला एम का, बैंगलोर से, एंड वो पूछ रहे हैं कि कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है क्या जिसमें एडजस्टमेंट की जरूरत ही ना पड़े? तो कैन यू एक्सप्लेन एनी स्ट्रैटेजी विद नो एडजस्टमेंट? अगर बैटमैन वगैरह डिप्लॉय करते हैं तो उसमें आपको काफी वाइड ब्रेक इवेंस मिलते हैं, तो उसमें यू कैन वेट अप टिल एक कोई भी एक साइड ब्रीच होए, और अगर ब्रीच होता है तो फिर बेस्ट ऑप्शन, अगर आपको लगता है कि यहीं पे मार्केट रहेगा या इसके भी ऊपर जा सकता है, तो फिर वो उसको आप अनलिमिटेड रिस्क से उसको आयरन बटरफ्लाई उस साइड पे बना सकते हैं। दैट कैन बी डन। ओके, हाफिजुल्ला जी, डज इट आंसर द क्वेश्चन इफ यू आर इन कॉल? थैंक यू डॉक्टर अभिजीत। अगला सवाल लेके चलते हैं, अतुल जी आपसे पूछते हैं, एंड दिस इज फ्रॉम हिमांशु कुलकर्णी इंदौर से। उनका सवाल था कि बहुत सारे लोगों का एक्चुअली ये क्वेश्चन था कि स्मॉल कैपिटल को कैसे ग्रो कर सकते हैं ऑप्शंस में। ओके, तो देखिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि स्मॉल कैपिटल को कैसे ग्रो करना है, क्योंकि और यहाँ पे कई लोग जिंदगी भर के लिए ट्रैप भी हो जाते हैं और कई बार फंस भी जाते हैं लोग। आई टेल यू हाउ। होता क्या है कि जब हम छोटी कैपिटल से ऑप्शंस ट्रेडिंग शुरू करते हैं तो छोटी कैपिटल में थोड़ा इंसान ज़्यादा रिस्क ले लेता है, मैनेजिंग बहुत इजी होता है क्योंकि कैपिटल कम लगी है हमारी, तो हमें कई बार 3-4-5% प्रॉफिट महीने के दिखने लगते हैं। तो इंसान को लगता है कि जब इतना बन रहा है तो सबसे पहली टेंडेंसी होती है कि अगर मेरे पास पैसे नहीं हैं तो मैं कहीं से लोन लेके ट्रेडिंग शुरू कर दूँ, राइट। को लगता है कि महीने का 1-1.5% देना पड़ेगा, 3-4% बन रहा है। आई थिंक सबसे बड़ा ट्रैप यहीं पे आता है कि तो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि कभी भी उधार का पैसा लेके कैपिटल मत बढ़ाओ। ये बात भी ठीक है कि छोटी कैपिटल अगर आपके पास है तो केवल प्रॉफिट से आप कैपिटल नहीं बढ़ा सकते हो, राइट। क्योंकि मान लीजिए 5 लाख की कैपिटल से आप ट्रेड कर रहे हो, प्रॉफिट आप महीने का 2% कमा रहे हो, तो 10,000 कर करके आप कैपिटल बढ़ाने में आपको 50 साल लग जाएगा। तो कैपिटल तो आपको बाहर से इन्फ्यूज़ करनी पड़ेगी। ये जितने आप जैसे यूट्यूब वगैरह में इंटरव्यूज़ लोग देखते हैं कि वो थंबनेल पे लिखा है 10,000 से 100 करोड़, राइट। तो ऐसा नहीं कि वो 10,000 पे बैठा रहा इंसान है, कहीं ना कहीं से वो कैपिटल लेके आते हैं लोग। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्मॉल कैपिटल से लार्ज कैपिटल, पहली बात तो आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि मैं कमा रहा हूँ। क्योंकि मैं आजकल काफ़ी लोगों के मैसेजेस ग्रुप में देख रहा हूँ, अभी भी किसी ने डाला है मैसेज दूसरे वाले ग्रुप में कि इतने महीने से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ना प्रॉफिट में हूँ ना लॉस में हूँ, मेरे को कंटिन्यू करनी चाहिए या नहीं, राइट। तो बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब तक आप प्रॉफिटेबली काम नहीं करोगे तब तक आप कैपिटल बढ़ाने की सोचो भी मत, क्योंकि जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगी कहीं ना कहीं आपके ऊपर बर्डन भी बढ़ेगा। लेकिन कैपिटल बढ़ानी है तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया है तो मे बी कहीं और से पैसा निकाल के आप उसमें डालो, अब चाहे कुछ बेच के आप उसमें डालो, लेकिन अपने थोड़े लिविंग एक्सपेंसेस कम कर दो। लेकिन कभी भी उधार के पैसे से कैपिटल मत बढ़ाओ, क्योंकि बहुत बड़ा वो ट्रैप हो जाता है। क्योंकि जो अनफॉर्चुनेटली जितने कम प्रेशर में आप ट्रेडिंग करोगे उतना ज़्यादा आपका पैसा बनने का चांस है, जितना प्रेशर बढ़ता जाएगा उतना पैसा बनने का चांस कम होता जाएगा। तो स्मॉल कैपिटल को लार्ज कैपिटल करने के लिए आपको ऑर्गेनिकली ही ग्रो करना पड़ेगा, पर हाँ कहीं से आप पैसा जुगाड़ के ऐड कर सकते हो। पर वो पैसा, क्योंकि ऑलरेडी देखिए ऑप्शन सेलिंग ऑलरेडी बहुत लेवरेज टूल है ना। हम भले ही हम इतने से ट्रेड कर रहे हो, है ना, लेकिन अचानक से आपकी ट्रेडिंग करोड़ों में हो जाती है और कोई भी ब्लैक स्वॉन इवेंट मतलब ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है, राइट। तो उसमें आपकी ट्रेडिंग कैपिटल उड़ सकती है। तो लेकिन कॉन्फिडेंस आता जाए तो आपको रास्ते मिलते जाएंगे। अगर आपका पैसा बन रहा है ना, रास्ते आपको मिलते जाएंगे पैसा ऐड करने के, नहीं तो आप मत कीजिए। तो दैट्स व्हाई आई बिलीव कि स्मॉल से लार्ज आप ऑर्गेनिकली बढ़ाओ या फिर कहीं से एडिशनल कैपिटल ला के बढ़ाओ, उधार ला के ना बढ़ाओ तो अच्छा है। मैं खुद अपना अगर आपको बताऊं तो ऑब्वियसली मतलब आई इवन सोल्ड 1 प्रॉपर्टी टू इंक्रीज माई कैपिटल। छवि नोज दैट, राइट। तो एक प्रॉपर्टी को हमने सेल किया और उससे कैपिटल बढ़ाया, क्योंकि मेरा मैथमेटिक्स सिंपल है। आनंद जी ने भी आपको मैथमेटिक्स बताया। ऑप्शन सेलिंग
से पैसा बनाना आसान है, लेकिन आई कैन टेल यू 50% से ज़्यादा लोग नहीं बना पा रहे हैं पैसा। तो और वो अपनी ऑब्वियसली उनकी इनिशियल जर्नी है, बेवकूफ़ियाँ करेंगे। तो जब आपकी फाइनल स्टेज आ जाए जिसमें आपने 4-5 साल अच्छे से ट्रेडिंग कर लिया, उस समय आप कंसिस्टेंट 1.5%, 2.5% निकाल रहे हैं, वेल एंड गुड। आपको थोड़ा एडवेंचर करना है तो थोड़ी, मतलब जैसे मैं कर लेता हूँ एडवेंचर, तो कभी प्लस कभी माइनस हो जाता है, और नहीं तो दीपेन जी की तरह कंसिस्टेंटली बनाना है। मतलब जैसे इमेजिन 5 साल में केवल 1 महीना लॉस का, राइट? और क्या चाहिए इंसान को? तो या सो दैट्स माय आंसर। बैक टू यू छवि। Yeah, thank you, Atul. I hope this clarifies a lot of things. Right. Okay, तो चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। अगेन ये वाला बहुत सारी बार रिपीट हुआ है, तो मैंने पिक किया है राजेश जी का सवाल फ्रॉम दिल्ली, एंड दिस इज फॉर आनंद जी, आपके लिए। तो राजेश जी ने बोला है कि वो जानना चाहते हैं कि व्हाट आर योर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज, एंड आपका सेटअप एक्चुअली है क्या? My राजेश जी, trading strategy depends on the market situation. अभी फिलहाल मार्केट थोड़ा अनसर्टेनिटी में घूम रहा है क्योंकि टैरिफ का इशू अभी तक रिजॉल्व हुआ नहीं है, इसलिए थोड़ा मैं स्ट्रेटेजी आवाज आ रही है? Yes. हाँ आवाज़ आ रही है, आपकी वीडियो नहीं आ रही पर आवाज़ आ रही Because of this uncertainty, I am avoiding Batman and call ladder spread strategy, and I am focusing only on butterfly, where risk is very limited to maximum risk is 3.5% of capital without adjustment, for which we get 36 days time. अभी मैं एक स्ट्रेटेजी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बटरफ्लाई जनवरी दिसंबर एक्सपायरी, बाय 1 lot of 25,500 CE, sell 2 lot of 26,000 CE, बाय 1 lot of 26,500 CE। तो इसका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:4 है, मैक्सिमम लॉस इज 7.200 एंड मैक्सिमम प्रॉफिट इज 30,000। और इसको एडजस्ट करने के लिए हमें करीब 36 ट्रेडिंग डेज मिलते हैं। अभी हमको इसमें क्या करना है, 7.7 के करीब जो नेट डेबिट आ रहा है उसको हमें रिकवर करना है 36 दिन के पहले, ताकि ये पूरा स्ट्रेटेजी जीरो लॉस हो जाए। तो 36 दिन, अब इसके लिए मार्जिन लग रहा है सिर्फ 80,000 का। इस ट्रेड के लिए, बटरफ्लाई के लिए मार्जिन सिर्फ 80,000 का लग रहा है, लेकिन हमारे पास 2 लाख का कैपिटल होना चाहिए। तो बचे 1.2 लाख, उसको हम क्या करेंगे, इंट्राडे करेंगे इन जनवरी एक्सपायरी। तो हमको दिन में सिर्फ 200 रुपये कमाना है ताकि हमारा स्ट्रेटेजी जीरो लॉस हो जाए। और हमको 2 लॉट में काम करना है इसमें जनवरी एक्सपायरी में। उसके लिए हम पहले क्या करते हैं कि पहले अब हमको कॉल सेल करना है। तो मार्केट का डायरेक्शन बेरिश है, तो हम क्या करेंगे, 26 जनवरी का 27,000 का कॉल सेल करेंगे इंट्राडे के लिए, अगर बेरिश भी हो तो। उसके लिए पहले हम 2 लॉट 2 रुपये वाले वीकली ऑप्शन बाय करेंगे ताकि हमको लिमिट मिले। उसके बाद हमें सिर्फ 2 लॉट सेल करना है। उसमें अगर हमको दिन में 3 रुपये 4 रुपये मिला तो 600 रुपये मिलता है, तो मुझे चाहिए सिर्फ 200 रुपया। तो 600 रुपये आराम से 4 पॉइंट तो ईजिली 1 घंटे में मिल जाता है। वी डू डायरेक्शनल ट्रेड। अगर हम समझो 1 हफ्ते में 7,000 या 4,000 को रिकवर किए तो 2 हफ्ते में हमारा पूरा स्ट्रेटेजी जीरो लॉस हो जाएगा। और इसका ब्रेक इवन आ रहा है 25,600 एंड 26,400। अगर इसके बीच में कहीं भी मार्केट बंद हुआ तो हमारी लॉटरी है कि हमारा कॉस्ट तो जीरो है, इसके बीच में जो भी प्रॉफिट होगा वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इतना बहुत आसान स्ट्रेटेजी। और इंट्राडे के लिए मेरा ट्रेडिंग सेटअप है। इंट्राडे के लिए मैं क्या करता हूँ, ओनली डायरेक्शनल ट्रेड लेता हूँ, वो भी मेरे टेक्निकल सिग्नल से। तो मेरा चार्टअप नोट कर लीजिए, मैं 9 EMA लगाता हूँ, उसको मैं येलो लाइन समझे 9 EMA, 21 EMA ब्लू लाइन, सिंपल टेक्निकल एनालिसिस है। और RSI में 50 ऊपर या नीचे, 50 के ऊपर या नीचे। और मैं ट्रेड लेता हूँ क्रॉसओवर पे। क्रॉसओवर में बाइंग का भी ट्रेड ले सकता हूँ, सेलिंग का भी ले सकता हूँ। दिन में 1-2 क्रॉसओवर होता ही है जहाँ पे आपका 9 EMA 21 EMA को क्रॉस करता है बुलिश के लिए, और RSI 50 के अबव हो जाता है। दैट इज कॉल्ड गोल्डन क्रॉसओवर। तो उस समय हम ऑप्शन बाय भी कर सकते हैं जस्ट फॉर 5-10 मिनट्स, उसमें 10-12 रुपये आराम से कमा सकते हैं। नहीं तो आप ऑप्शन सेल कीजिए OTM जनवरी का, उसमें आपको 10 रुपये 8-10 रुपया एक दिन में आराम से मिल सकता है। इसमें पेशेंस बहुत जरूरी है। हमको सेटअप का, इंट्राडे का सेटअप देखना है कि कब आ रहा है। जैसे सेटअप आ गया हम ट्रेड लेंगे, और जो हम ट्रेड नहीं लेंगे, चुपचाप बैठेंगे। और दिन में 1-2 सेटअप आ ही जाते हैं। जैसे फ्राइडे में मॉर्निंग में बेरी सेटअप था
और 11-20 को हमें बुलिश सेटअप मिला, जहाँ पे येलो लाइन 9 EMA 21 को क्रॉस किया, RSI भी 50 के ऊपर गया। तो वहाँ पे ऑप्शन बाइंग भी, मोमेंटम बाइंग भी कर सकते हैं, या तो आप पुट सेल कर सकते हो। और दिन का 4-5 पॉइंट कमाना ये तो बहुत ही आसान है। तो आपका समझो 1 हफ्ते या 10 दिन में आपका पूरा स्ट्रेटेजी 0 लॉस बन जाता है। और मार्केट कितना भी ऊपर जाए, कितना भी गैप अप हो जाए, कितना भी गैप डाउन हो जाए, वी आर इन बटरफ्लाई। तो जहाँ पे इंडिया विक्स बढ़े या कितने भी बढ़े, हमको कोई लॉस होने वाला, M2M में कोई लॉस दिखने वाला नहीं है। It is very, that is my strategy is butterfly, and I am adjusting, collecting premium through OTM of January expiry. टाइम पीरियड बता दो। इंट्राडे में टाइम फ्रेम पीपल आर आस्किंग। 5 मिनट्स इंट्राडे में 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम। 5 मिनट। आप चार्ट चेक कीजिए, आपको क्रॉसओवर महीने एक दिन में 2 बार मिल ही जाता है। आपको सिर्फ क्रॉसओवर में ट्रेड करना है, बाकी तो चुपचाप मार्केट को देखना है। और समझे इसमें अपना गलत भी हो गया। वी आर ट्रेडिंग इन OTM ऑफ जनवरी। आप नेक्स्ट डे भी उसको एडजस्टमेंट कर, उसको रेशियो स्प्रेड बना सकते हो। यहाँ पे वहाँ पे भी एक छोटा बटरफ्लाई बना सकते हो। अगर ज्यादा मार्केट ने 500 पॉइंट का मूवमेंट दिया, समझो 500 पॉइंट का कौन सा डेल्टा सिलेक्ट करते हो? हाँ, कौन सा डेल्टा सिलेक्ट करते हैं सर जनवरी का OTM में? जनवरी में अराउंड 100 रुपीज, 100 रुपीज का प्रीमियम, 100 रुपीज का प्रीमियम देखते हैं। अभी समझो 27,000 का जनवरी का 160 का प्रीमियम है, तो समझो मार्केट बेच गया, तो उसमें 7-8 रुपये आराम से मिल जाता है। तो हमें तो इसमें 4 रुपये चाहिए, 2 रुपये चाहिए एक्चुअली। 150 रुपये दिन का निकला तो भी बहुत हो गया। 2 लॉट में हमको समझो 2 पॉइंट मिला, तो 300 रुपये मिलेंगे, बराबर। हमारी रिक्वायरमेंट है 200 रुपये पर डे, तो आसान से बन जाता है। उसमें वो व्यू भी गलत हुआ तो उसको हम रेशियो स्प्रेड में चेंज कर सकते हैं। 27,000 का समझो हमने बेचा है कॉल, तो उसका एक इन द मनी 26,500 का एक लॉट बाय करेंगे। 2 लॉट के बेचने के सामने एक 26,500 का बाय करेंगे। इसलिए एडजस्टमेंट स्किल बहुत जरूरी है, एंड इट इज टोटल रिस्क फ्री। और जो हम एक्स्ट्रा बेच रहे हैं जनवरी का, उसको सिर्फ इंट्राडे करना है, उसको कैरी ओवर करना ही नहीं है। तो ओवरनाइट में गैप डाउन गैप पर हमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमारा 2 बाय सेल है, 2 लॉट सेल है, तो कोई डरने की बात नहीं। इंडिया विक्स का या IV बढ़ा, कुछ भी बढ़ा, ब्लैक स्वान इवेंट आया, तो वी आर नॉट इन लॉस। बटरफ्लाई का स्पाइक कौन सा सिलेक्ट करते हैं? कौन सा कॉल का लॉन्ग फ्री? क्योंकि जनवरी में क्या होता है, बटरफ्लाई का जब आप बटरफ्लाई बनाते हैं उस समय स्ट्राइक 25,500, 25,500, 26,000 एंड 26,500। और इसे मार्जिन रिक्वायरमेंट ओनली 80,000 है। एक लॉट में आपको ट्रेड करना है, मार्जिन इज ओनली 80,000। तो 1,20,000 हम एक्स्ट्रा रखेंगे सिर्फ एडजस्टमेंट के लिए। तो टोटल 2 लाख में हम अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। उसमें आराम से महीने का 3-4 टका 5 टका कमा सकते हैं। इसे मेन एडवांटेज क्या है कि एक्सपायरी दिसंबर के एंड में है, तो हमें 36 डे ट्रेडिंग के मिलते हैं, जिसमें हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि टाइम इज विद अस। इसलिए मैं वीकली अवॉइड करता हूँ, क्योंकि वीकली में क्या होता है, वीकली एक्स्ट्रा में टाइम नहीं मिलता है। फर्स्ट से मंडे आ जाता है, फिर उसमें गामा इफेक्ट सब होता है। इसमें कोई गामा इफेक्ट का सवाल ही नहीं है। फार OTM है, हम 27,000 सेल करेंगे, या पी बेचना है तो हम पी 25,000 के पी बेचेंगे, या 24,500 के पी बेचेंगे। आप 60 डेज पहले बनाते हैं कि 45 डेज पहले बनाते हैं बटरफ्लाई? 45, इसको भी 45 डेज, अभी मैं दिसंबर में बनाऊंगा। थैंक यू आनंद जी, बहुत ही क्लियरली आपने समझाई है। और यहाँ पे सब लोग ऑलरेडी ऑप्शन ट्रेडर्स हैं, तो और जो 1 करोड़ से या ऊपर से ट्रेड करना चाहते हैं, तो ऑफ कोर्स एवरीबॉडी सीजन, सो दे ऑल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर मेंशनिंग। बहुत ही क्लियरली है बताइए आपने। लेट मी आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम दीपेन जी, आपके लिए सवाल है। नीलेश शर्मा जी ने पूछा है फ्रॉम अहमदाबाद, एंड ही इज आस्किंग कि आपकी क्या सिंपलेस्ट स्ट्रैटेजी है या सिंपलेस्ट वे है टू अर्न 2% पर मंथ? ओके, जैसा मैंने पहले भी बताया कि मैं कॉल कैलेंडर स्ट्रेटजी मेरा काफी फेवरेट स्ट्रेटजी है, और इसमें सबसे बड़ा बात है कि सक्सेस रेट काफी हाई है, 75 to 80% सक्सेस रेट है। It works in most of the weeks involvement. The only thing is that जब वीक्स हाई रहता है और जब IV जो सेलिंग लेग का, जो कि क्लोजर एक्सपायरी का ज्यादा होता है कंपेयर टू द डिस्टेंट एक्सपायरी, मतलब जो बाइंग लेग वाला,
तो उस समय जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो ज्यादा हो जाता है। अदरवाइज जो अभी करंट विक्स है उसमें भी कॉल कैलेंडर स्ट्रेट इज गिविंग मनी एंड इट गिव्स कंसिस्टेंट मनी। ओनली थिंग इज दैट with the if you are doing with the high volume like 5,000 6,000 क्वांटिटी में आप कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा स्लीपेज आ सकता है, जिसमें कि आपका जैसे 1.2% प्रॉफिट मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट 1.2% होगा। तो अगर आप मतलब समझो कि हर वीक कर रहे हो, 4 वीक आपको मिलता है, तो अगर आपका सक्सेस रेट 75% है तो फिर भी 2 से 3% आपको आसानी से बन जाता है। इसमें सिर्फ कुछ लिमिटेड एडजस्टमेंट है, 1 या 2 एडजस्टमेंट मैं मेनली मैंने बताया है अपने पिछले वेबिनार में। तो 1-2 एडजस्टमेंट है अगर आपका व्यू रॉन्ग चला गया, और अगर इन केस एनी सिग्निफिकेंट गैप डाउन या गैप अप होता है तो ये स्ट्रेटजी बहुत ज्यादा लॉस नहीं देगा। तो दिस इज माय फेवरेट स्ट्रेटजी। सेकंड स्ट्रेटजी मेरा जो है वो आयरन बटरफ्लाई है, और आयरन बटरफ्लाई को मैं नॉन डायरेक्शनल सिर्फ यूज नहीं करता, मैं इसे डायरेक्शनल भी यूज करता हूँ। तो मैं बियरिश आयरन बटरफ्लाई, बुलिश आयरन बटरफ्लाई एंड नॉन डायरेक्शनल बटरफ्लाई तीनों में बनाता हूँ। तो डिपेंडिंग ऑन माय मार्केट व्यू मैं कुछ पोजीशन में बटरफ्लाई में भी डिप्लॉय करता हूँ। तो ये 2 मेरा स्ट्रेटजी है। और तीसरा एक मेरा जो स्ट्रेटजी है जो मैं अपॉर्चुनिटी के हिसाब से मैं बनाता हूँ। जैसे पिछले वीक में एक अपॉर्चुनिटी आया था, निफ्टी का जो प्रीमियम था, कॉल साइड का प्रीमियम काफी हाई था एक्सपायरी के 1 DT में। तो मैंने कॉल रेशियो किया था जिसमें मैंने 25,900 का बाय किया था और 26,000 का दो लॉट सेल किया था। तो 1 लॉट बाय किया था, 2 लॉट सेल किया था, और उसमें मुझे नेक्स्ट मॉर्निंग ही 0.4% का प्रॉफिट हुआ था। तो मतलब ये आपका जो बचा हुआ कैपिटल रहेगा, यू कैन डिप्लॉय पार्शियली ऑन दिस अपॉर्चुनिटी जब व्हेन यू गेट सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो कॉल रेशियो इज अनदर वन। सो दिस 3 स्ट्रेटजी दैट आई मोस्टली, एंड कभी कभी मैं डायरेक्शनल ले लेता हूँ, मतलब सिर्फ कॉल सेलिंग करता हूँ, या कभी ब्रेकआउट हो गया ऊपर अपसाइड तो मैं सिर्फ पुट सेल करके बैठ जाता हूँ। तो मैं इस तरह से मेरा मतलब जो कंसिस्टेंट स्ट्रेटजी है वो कॉल कैलेंडर ही है, बट अदरवाइज मैं अपना कैपिटल थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी के हिसाब से डिप्लॉय करता हूँ। कॉल कैलेंडर का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है दीपेन जी का ऑन अतुल के यूट्यूब चैनल पे, सो यू वांट्स टू अंडरस्टैंड यू कैन गो देयर। तो दीपेन जी कितना कैपिटल आप फ्री रखते हो बाकी ये अपॉर्चुनिटी? मैं 75% से ज्यादा कभी डिप्लॉय नहीं करता। और एक चीज मैं और बता देना चाहता हूँ कि मैं हमेशा ट्रेड में नहीं रहता, और दिस इज द वन ऑफ द रीजन व्हाई my expected annual return or actual annual return is much lower than the other panelists। मतलब मेरा 12-15% से ज्यादा नहीं होता है, एंड आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि मेरा बाकी 6% प्लेज इंस्ट्रूमेंट से भी आ जाता है। तो मतलब 15 से 18%, 15 से 20% आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई हैव द कैपिटल। उतने बड़े कैपिटल में मैं उससे ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता। सही बात है, इतने बड़े कैपिटल पर टोटली 20-25% काइंड ऑफ आप एनुअली बना रहे हो, 25% के अराउंड, तो और क्या ही चाहिए। डॉक्टर अभिजीत आपके लिए ये क्वेश्चन है, और ये पूछा है मिस्टर प्रबोध पारे फ्रॉम बैंगलोर, एंड उनका सवाल है safe option strategy which can work in any market for large capital more than 5 crores. Do you recommend anything like that? मैं यही रेकमेंड करूंगा कि पूरा 5 CR अगर आपके पास है तो आप एक स्ट्रेटेजी में ना डालें, पहली बात। और अगर आपको उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 50% आप प्लेज वाले जो ETF है उसमें डालें, या तो फिर सीधा म्यूचुअल फंड में डालें। वो भी 15 से 20% पर ईयर दे जाता है म्यूचुअल फंड। जो 50% है आपका 2.5 करोड़, उससे आप ट्रेडिंग करें, दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। और अगर एक स्ट्रैटेजी जो एवरग्रीन है आप उसको IC कर सकते हैं या तो बैटमैन कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द वाइडर ब्रेक इवन्स। आप पहले एक छोटे कैपिटल से चालू करें, क्योंकि मार्केट जब
भगता है तो बहुत भगता है, उसमें आपको M2M लॉस देख के टेंशन हो के आप एग्जिट करोगे, और यूजुअली अपन एग्जिट जब करते हैं तो वो मैक्सिमम लॉस पे एग्जिट करते हैं। उसके बाद मार्केट एकदम से पलट जाता है और फिर वो प्रॉफिटेबल आ जाता है। तो आपको M2M देख के अगर लॉस देख के आपको टेंशन होएगा तो फिर आप पहले एक बार छोटे कैपिटल से 10 लॉट से 20 लॉट से आप ट्राई करें। आप हर एक सिनेरियो देख लें, आप बुलिश भी देख लें, आप बियरिश भी देख लें, आप साइडवेज भी देख लें, उससे आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपके एडजस्टमेंट्स पे, आप सीखोगे। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करता हूँ कि आप उसको 2 पार्ट में डिवाइड करें, हाफ ऑफ म्यूचुअल फंड में डालें, 15-20% उससे भी दे जाता है, अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, और हाफ से आप प्लेज करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो जो आपका ओरिजिनल एसेट है वो भी आपको कुछ प्रॉफिट देगा, और जो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, वो भी आपको प्रॉफिट देगा। एक्चुअली आई वांट टू ऐड वन थिंग हेयर कि क्या होता है कि कई बार जो जैसे बाहर की कंट्रीज़ में ना जो लोग बड़ी कैपिटल से ऑप्शन सेलिंग करते हैं वो लोग कवर्ड कॉल्स काफ़ी करते हैं, राइट। तो उसमें मतलब इट्स अ गुड स्ट्रेटजी। जैसे यूएस में मेरे एक कज़न है, काफ़ी रिटायरमेंट की एज में, बहुत बड़ी कैपिटल उनके पास, तो ही डज़ वेरी रेगुलर कवर्ड कॉल्स टू मेक मनी। तो उसमें मतलब डेफिनेटली डाउन साइड का खतरा कोई भी नहीं है, कभी कभी अपसाइड आपको नहीं मिल पाती है। तो एंड दीज आर कवर्ड कॉल टाइप की स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं कि आप एज एन एडिशनल स्ट्रैटेजी टू डिप्लॉय 20% ऑफ योर कैपिटल लगा सकते हैं। अगर आपकी जिस इंस्ट्रूमेंट में आपने ख़रीदा हुआ है वो ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है तो क्योंकि बड़ी कैपिटल में हमेशा सबसे बड़ा फियर तो पैसा लूज़ ना करने का रहता है, तो यू कैन ऐड दैट। बाकी तो जैसे डॉक्टर अभिजीत ने बोला कि मतलब देयर आर मेनी वेज, बट जितनी बड़ी कैपिटल उतना कैपिटल प्रोटेक्शन से ज़्यादा इंसान सोचता है। थैंक यू डॉक्टर अभिजीत। अच्छा, तो ये सवाल है अतुल आपके लिए, एंड दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम कुशाग्र तिवारी फ्रॉम लखनऊ। और ये भी सवाल यहाँ मैं देखती हूँ बहुत लोग अटकते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप लोग थोड़ा अटेंशन से सुनिएगा। तो ये क्वेश्चन है कि आफ्टर 3 एडजस्टमेंट्स इन माय आयन कॉन्डोर इट बिकम्स आयन फ्लाई बन जाता है 3 एडजस्टमेंट के बाद, और उसके बाद भी अगर मार्केट नीचे जाती है तो क्या करना है? आयन फ्लाई को बेसिकली कैसे एडजस्ट करना है, कैसे मैनेज करना है? तो ये क्वेश्चन ऑब्वियसली मेरे को बहुत आता है और मैं तो खुद इस चीज़ में कहीं बार आ जाता हूँ। तो आई जस्ट थॉट के इस क्वेश्चन मेक सेंस। तो आई थिंक जिन्होंने पूछा है वो तो कॉल में फ़िलहाल नहीं है। तो एनीवेज, तो देखिए कॉमन अगर आप आयन फ्लाई या कोई भी स्ट्रैटेजी करते हो ये चीज़ बहुत कॉमन है, खासकर आप एडजस्टमेंट करते हो। तो आयन फ्लाई में मार्केट ट्रेंडिंग हो गई तो आपका मोस्ट लाइकली स्ट्रैडल बन गया, राइट, आयन फ्लाई बन गया आयन कॉन्डोर से। और फिर तो आपको देखना पड़ेगा सबसे पहले तो देखिए आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, है ना। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि पैनिक में बिल्कुल मत आइए, क्योंकि मार्केट का नॉर्मल बिहेवियर है, राइट। आप ट्रेडिंग लॉन्ग टाइम से कर रहे हो तो ये आपके साथ होना ही है कि ऐसे टाइम आएंगे। तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट क्या है कि अपना पे ऑफ डायग्राम आप अच्छे से स्टडी करो, देखो आप अब तक कितना प्रीमियम कलेक्ट कर चुके हो, कितने प्रॉफिट्स बुक कर चुके हो। क्योंकि जब आप आयन कॉन्डोर से आयन फ्लाई तक पहुँचे हो तो शायद 2-3 बार आपने कुछ प्रॉफिट कलेक्ट भी किया होगा, तो वो कंसीडर रखो दिमाग में कितना पैसा मैं कलेक्ट कर चुका हूँ। और अगर आपको लग रहा है कि पैनिक हो सकता है मेरे को, तो एक तो आप स्ट्रैटेजी लेवल का स्टॉप लॉस डिफाइन कर लो कि यार इतने लॉस पे मेरे को निकलना है, तो दैट इज़ वन वे टू कम आउट ऑफ इट, राइट। या फिर जो जनरली मार्केट एक ट्रेंड पकड़ ली है और तो आप जो लूजिंग लेग है ना, आपको क्लियरली दिख रहा है कि तो आप लूजिंग लेग को या तो कम्प्लीटली निकल जाओ उसमें से, या जैसे एक बार डॉक्टर अभिजीत ने भी सेशन लिया था कि यू कैन डू 50-50, राइट। 50% आधा उसमें से निकल के दूसरी साइड लगा दो, ऐसे कुछ कर सकते हो। मतलब कोई ऐसे रामबाण स्ट्रैटेजी नहीं है, लेकिन मल्टीपल स्ट्रैटेजीज है। आपको क्या पसंद है आपको वो चूज़ करनी है ना। एक और तरीका जिसमें जनरली होता है कि एक्सटर्नल पैसा लगा के आप उसको थोड़ा सा काउंटर कर सकते हो, या किसी और स्ट्रैटेजी में से पैसा निकाल के काउंटर कर सकते हो, या फिर पूरे के पूरे सेटअप को उठा के आप बंद करके नेक्स्ट एक्सपायरी में शिफ्ट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। या फिर उसी सेटअप को आप बंद करके एक नया सेटअप उसी स्ट्रैटेजी का बना सकते हो। क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपकी पोजीशंस पे आपको कंट्रोल होना है। जब आपको लग रहा है कि इतना रैंडम मेरा ग्राफ बन चुका है, पे ऑफ ग्राफ, कि मेरे कंट्रोल में बात है ही नहीं,
तो पहले तो कंट्रोल वापस लाओ। कंट्रोल वापस लाने के लिए चाहे आपको पूरा स्ट्रैटेजी तोड़ फोड़ के वापस बनाने पड़े, क्योंकि फ्रेश माइंड से सोचोगे तो थोड़ा बेटर आप अपनी क्लैरिटी से अपनी जो लिस्टेड स्ट्रैटेजीज है ना उन पे काम कर पाओगे। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और क्या है कि आपको अपने सिचुएशनल रूल्स होने चाहिए कि अगर मैं ऐसी जगह पहुंच गया तो मैं इनमें से कौन सा तरीका फॉलो करूंगा। क्योंकि जब हमारा कोई रिटर्न डाउन रूल नहीं होता है तो हम कुछ भी रैंडमली जो स्क्रीन पे दिखता है, जो हम एक तरह से रिवेंज ट्रेडिंग वाला मोड बोलते हैं, उसमें आ जाते हैं और उससे फिर काम नहीं चलता। मतलब उससे इंसान धंसता और फंसता दोनों चले जाता है। और कई लोग के रूल्स होते हैं, जैसे मतलब इन जनरल जैसे कई लोग रूल्स फॉलो करते हैं आयन कॉन्डोर में भी कि अगर आपने 0.3 डेल्टा का सेल किया है तो 0.5 पे एक तरह से आपका आयन फ्लाई बन जाता है। तो 0.6 0.7 आते ही निकल जाते हैं लोग, राइट। जिस लेग का 0.6 0.7 होगा उससे निकल जाते हैं। तो इस तरह के रूल्स आप बना के रखेंगे तो सिचुएशन अपने कंट्रोल में रहेगी। मतलब कई बार क्या होता है कि जब हम लॉस बुक कर लेते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस, भले ही लॉस बुक कर लिया लेकिन ये कॉन्फिडेंस आता है दिमाग में कि यार मेरे कंट्रोल में है सिचुएशन, है ना। तो वो आपको वो चीज़ समझ में आनी चाहिए कि लॉस बुक करने के बाद हमें कंट्रोल की फीलिंग आती है कि यार इससे ज़्यादा लॉस नहीं हो सकता मेरा, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं, पर अपना सेटअप क्लियर रखिए कि अगर आप बिल्कुल ज़ीरो एडजस्टमेंट पर्सन हैं तो आपके लिए बहुत ही सिंपल है कि जहाँ आपका एक लेवल का लॉस बढ़ा वहाँ पे आपने सारा काट दिया। और एक जो मैं हमेशा मेरे लिए जो सीख रहती है, कभी कभी मिस कर भी जाता हूँ, कि एज यू आर रोलिंग योर आयन कॉन्डोर टू आयन फ्लाई, तो आपको अपने हेजेस का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि, और मैं इन जनरल भी मान लीजिए मैं मंथ के शुरू में मंथ की एंड की हेज 500 पॉइंट दूर लगाता हूँ तो कॉस्ट उसकी पड़ती है, बट एज आई गेट क्लोजर टू मंथ एंड, है ना, तो 4 वीक से मैं 1 वीक में आ गया तो 500 पॉइंट की हेज में 200-300 पॉइंट पे भी ले आता हूँ। कॉस्ट लगती है लेकिन कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड उससे आ जाता है। या सो दिस इज माय आंसर। तो या छवि बैक टू या थैंक यू अतुल। या ओके, तो अभी पर चलते हैं। एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा। हाँ या जी, मैं जैसे मंथली लेता हूँ और फॉर एग्जांपल 20th डे या 25th डे पे मेरा एटीएम आ गया और मैंने वहां पे आयरन फ्लाई बना दी, तो यूजुअली मंथली में बिकॉज ऑफ द वाइडर रेंज आपको या तो मार्केट ओवरबॉट में आ जाता है या ओवरसोल्ड में आ जाता है। तो व्हाट आई डू इज आई मेक आयरन फ्लाई विद अ बायस एज एन, अगर मेरा सी साइड चैलेंज हुआ है तो मैं सी साइड का जो आयरन फ्लाई में एक आप एटीएम पे आप सेल करोगे और उसके हेजेस लोगे, तो मैं सी साइड का हेज नहीं लेता हूँ, तो उसमें मुझे नीचे का पूरा प्रॉफिट मिल जाता है और एक ही साइड पे मैं लॉस लेता हूँ। अगर मार्केट और उसके ऊपर गया तो या तो मेरे ट्रायंगल में आएगा या तो फिर सी साइड पे आएगा, तो मैं आई एम रेडी टू टेक लॉस। वो तो वैसे भी आयरन फ्लाई में अगर एक रेंज के बाहर गया तो लूंगा। और अगर मेरा डाउन साइड चैलेंज हुआ है तो फिर मैं डाउन साइड के हेजेस नहीं लेता हूं, तो मेरा सी साइड पूरा सेफ हो जाता है, क्योंकि मार्केट 100% वहां से, मुझे तो ऐसा लगता है 80 to 90% रिटर्न हो जाता है मार्केट वहां से। करेक्ट। तो आयरन फ्लाई अगर मैं दोनों साइड हेजेस लूंगा तो दोनों साइड लॉसेस है, बीच में प्रॉफिट है। अगर मैं एक साइड, जिस साइड पे चैलेंज हुआ है उसके हेजेस नहीं लूंगा तो फिर एक ही साइड पे मेरा लॉस है, एक साइड पे प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, मतलब नीचे तक पूरा प्रॉफिट। या ये तो That can be done. 50% प्रोबेबिलिटी खत्म कम हो गई। और ऑफ कोर्स ब्रोकन विंग, बट ये हो गया आयरन फ्लाई। गाइस, यस ऑल द पैनलिस्ट, अगर किसी और का भी कोई भी व्यू है मतलब एग्जिस्टिंग क्वेश्चंस में तो डेफिनेटली यू कैन शेयर योर व्यूज। या छवि। या ओके, थैंक यू डॉक्टर साहब एंड थैंक यू अतुल। ओके, आनंद जी आपके लिए क्वेश्चन है, बोलिए। एंड दिस इज फ्रॉम भूदेव पंडित, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, फ्रॉम दुमका झारखंड। उन्होंने पूछा है कि आप एडजस्टमेंट्स कैसे मैनेज करते हो? एडजस्टमेंट मैं अपने स्ट्रेटेजी के अनुसार मैनेज करता हूँ। बटरफ्लाई के लिए अलग एडजस्टमेंट है, बैटमैन के लिए अलग है और कॉल लेडर स्प्रेड के लिए। तो सबसे रिस्की कौन सा है? बैटमैन।
बैटमैन में हमारा एक लेग नेकेड सेल होता है, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, जैसे कि उसको हम पहले ऑप्स्ट्रा में डालेंगे, ऑप्स्ट्रा में देखेंगे डॉटेड वर्टिकल लाइन कहाँ पर है। अगर समझो हमको चैलेंज कॉल साइड में कर रहा है, मार्केट वन साइड, तो हम लोग टैरिफ का कुछ गुड न्यूज आ गया या BRL से कुछ गुड न्यूज आ गया, तो हमारा कॉल साइड चैलेंज हो सके, वहाँ पे नेकेड सेल है। अगले समय मैं क्या करूंगा एडजस्टमेंट, मैं उसको बटरफ्लाई में कन्वर्ट करूंगा, तो क्या होगा, मेरा उधर लॉस रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, लॉस होने का सवाल है ऊपर के साइड। और जो मैं बाय करूंगा बटरफ्लाई बनाने के लिए कॉल, उसको मैं पुट जनवरी के पुट बेचकर या जनवरी के OTM कॉल बेच के पैसे वसूल करूंगा। मैं अपने पॉकेट से कुछ देने वाला नहीं हूँ, और मेरा दिसंबर का स्ट्रेटेजी मेरा पूरा अपसाइड में 0 लॉस हो जाएगा। दिस द बेस्ट एडजस्टमेंट आई एम यूजिंग इन बैटमैन। तो बैटमैन में क्या होता है कि एक साइड नेकेड होने के कारण थोड़ा सा भी IB बढ़ा या मार्केट वन साइड मूव हुआ, तो M2 में बहुत बड़ा लॉस दिखता है, क्योंकि हमारा जो सोल्ड होता है वो ATM बन जाता है। सोल्ड ले गए बटरफ्लाई बैटमैन का, वो हमारा ATM बन जाता है, जिसका डेल्टा 50 है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो सोल्ड लेगा उसमें दो लॉट होता है, अगर वो समझो ATM बन गया है तो हमारा लॉस बढ़ते जाएंगे। इसके लिए हम उसको बटरफ्लाई में कन्वर्ट करते हैं, और हमारे पॉकेट से कुछ नहीं दे रहे, हम जनवरी का कॉल या पुट सेल करके वो प्रीमियम हम वसूल करते हैं। तो वन साइड मेरे ऊपर कोई टेंशन नहीं है, और नीचे के साइड बटरफ्लाई में उसको ब्रेक इवन देख के हम एडजस्ट करते हैं। और रहा बटरफ्लाई में 2 लॉट बाय 2 लॉट सेल है, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अगर ऊपर का ही बढ़ा तो नेट डेबिट है, उसको मुझे रिमेनिंग 30 डे में या 30 डेज के बचे उसमें हमें वसूल करना है, तो उसमें कोई बड़ा सा लॉस हो ही नहीं सकता है। और कॉल एड्रेस पेड में मैं क्या करता हूँ आजकल कि मैं करंट मंथ में कॉल एड्रेस पेड का, समझो मेरा भी बुलिश है, समझो टैरिफ का कुछ गुड न्यूज आने वाला है, और साथ में समझो इलेक्शन का भी आ गया, तो मार्केट बुरी तरह ऊपर जाएगा। ऐसे में मैं क्या करता हूँ, कॉल एड्रेस पेड के लिए मैं दिसंबर एक्सपायरी में बुल कॉल स्प्रेड क्रिएट करता हूँ, दिसंबर एक्सपायरी बुल कॉल स्प्रेड, और जनवरी का मैं एक सी बेचता हूँ, वैसे मैं कॉल एड्रेस पेड बनाता हूँ 2 एक्सपायरी का, दिसंबर में बुल कॉल स्प्रेड और जनवरी का एक्स्ट्रा कॉल बेचता हूँ, वो भी OTM बेचता हूँ। तो मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि जनवरी का मुझे एडजस्ट करने के लिए बहुत टाइम मिल जाता है, करीब 2.5 महीना मिल जाता है, और नीचे के साइड गया तो कोई लॉस का सवाल ही नहीं है। और मुझे हमेशा डर नीचे के साइड का लगता है, क्योंकि जब मार्केट फॉल होती है तो IB बहुत ज्यादा बढ़ती है, इसलिए मैं कोई भी चीज P साइड में नहीं करता, मैं हमेशा कॉल साइड में करता हूँ। फिर मेरा बटरफ्लाई कॉल एड्रेस पेड वो कॉल साइड में ही होता है, कॉल साइड इज वेरी इजी टू एडजस्ट। दूसरा साइकोलॉजी, व्हेनेवर मार्केट गोस अप प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है, उस प्रॉफिट बुकिंग के कारण ऊपर से एक रेजिस्टेंस बन जाता है। क्लियर एडजस्टमेंट? यस आनंद जी। और बेसिकली बैटमैन को मैं सिंपली रेशियो इसमें बटरफ्लाई बना देता हूँ, जो भी ब्लीडिंग साइड है, चैलेंजिंग साइड है, उसको सिंपल बटरफ्लाई बना देता हूँ और चैन की निश्चित होता हूँ, मार्केट कितना भी हो जाए हमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और नीचे जाएंगे तो हम जनवरी का हम कॉल सेल ही कर रहे हैं, उसका पेमेंट डिके हो जाएगा। तो बेसिकली एक तो जो मंथली में खेलना, दैट इज वन थिंग, मंथली में खेलना है वो ना? भी अभी दिसंबर, अभी मैं नवंबर में, मैं दिसंबर में खेलूंगा, क्योंकि नवंबर के एक्सपायरी में ज्यादा दिन बचे नहीं है। और जितना लंबा एक्सपायरी होगा उतना एडजस्टमेंट करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि उसके प्रीमियम में इतना मूवमेंट नहीं आता है, क्योंकि उनका डेल्टा 20-25 उतना डेल्टा होता है। जो मैं जनवरी का फार OTM सेल करता हूँ पुट या कॉल, उसका डेल्टा 15-20 के नीचे होता है। करेक्ट। मार्केट 100, 200, 300, 400 पॉइंट ऊपर गया तो उसके प्रीमियम में इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यस मेक सेंस। और सेफ्टी मिल जाती है, लंबी एक्सपायरी का मुझे टेंशन है, एडजस्टमेंट करने के लिए बहुत समय मिल जाता है। कोई वीकली में जमता नहीं, क्योंकि वीकली में क्या होता है, एक्सपायरी नजीक होती है, वहाँ पे स्पाइक आ जाता है, जरा उनका गामा का भी इफेक्ट आ जाता है, इसलिए मैं वीकली अवॉइड करता हूँ। वीकली में बिल्कुल नहीं करता, सिर्फ दिसंबर जनवरी एक्सपायरी, नवंबर एक्सपायरी मेरे वॉच लिस्ट में नहीं होता है, मेरे वॉच लिस्ट में सिर्फ दिसंबर जनवरी एक्सपायरी में रखता हूँ। ओके तो नेक्स्ट मंथ है, नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी में खेलना है और वसूली भाई बन के काम करना है। हाँ, हमें मार्केट से वसूल करना है, मार्केट से प्रीमियम वसूल करना है। जो भी टाइम डिके होता है उसका हमारे पैसे पॉकेट में आ जाते हैं।
जैसे मैंने बताया अभी जनवरी का 27,000 का सी 29 अक्टूबर को 400 के करीब था, कल वो 160 था। 27,500 का सी 200 के ऊपर था, कल वो 156 था, 166 सॉरी 27,500 का 96 था। तो बहुत बड़ा प्रीमियम हमारे पॉकेट में आ जाता है। हाँ, प्लस आप इंट्राडे भी करते हैं वही। और इंट्राडे जनवरी एक्सपेंस में करता हूँ, और उसमें आराम से 10-12 पॉइंट दिन में आराम से मिल जाता है, जबकि मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ 2 पॉइंट की है। और दूसरी चीज, मैं इंट्राडे के लिए ब्रोकरेज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि साल में समझो मैं अगर 1 लाख अगर मेरा ब्रोकरेज बचा इंट्राडे में तो बहुत बड़ी चीज होती है। उसके लिए मैं किसी रिकमेंड नहीं करता, लेकिन आजकल मैं स्टॉक्स कार्ट में ट्रेड करता हूँ। स्टॉक्स कार्ट में साल में मैं 1,200 रुपये भरता हूँ। इंट्राडे कितना भी आप ट्रेड करो, कोई ब्रोकरेज नहीं है, अनलिमिटेड ट्रेड्स। तो इंट्राडे मेरे को 4-4 पॉइंट अगर करके मैंने दिन में 3 बार किया, 4 बार किया, तो 1516 पॉइंट मुझे मिल जाते हैं। तो 2 लॉट में करीब 2-3 हजार मिल जाते हैं, उसमें कोई ब्रोकरेज कुछ नहीं लगता है। और पार ओटीएम में एचटीटीपी बहुत कम लगता है। पार ओटीएम आप 100 रुपये 80 रुपये का आप कॉल या पुट बेचते हो, उसमें एचटीटी कम लगता है, टर्नओवर चार्जेस कम लगता है, ब्रोकरेज 0 है। कौन सा प्लेटफॉर्म बताया आनंद जी आपने? स्टॉक्स कार्ट एसएमसी ग्रुप का है, नितिन मुराका का जो एसएमसी ग्रुप है उनका स्टॉक्स कार्ट करके। अच्छा, ओके, गाइस वी कैन मेक अ नोट ऑफ इट। 0 ब्रोकरेज, आपको साल में सिर्फ 1200 रुपये भरना है। और ब्रोकरेज में समझ में दिन में 1-1.5 लाख ब्रोकरेज कमाए इतने ट्रेड में, इट इज एडिंग टू माई प्रॉफिट्स। ऑफ कोर्स। और दूसरा मैं यूज करता हूँ फिनवेस्टिया, वहाँ पे पहले 0 ब्रोकरेज था, लेकिन लास्ट 2 ईयर से उन्होंने 5 रुपीज पर लॉट, तो 5 रुपीज पर ऑर्डर है, वो भी ठीक है, क्योंकि बाकी के ब्रोकरेज 20 रुपये पर ऑर्डर चार्ज करते हैं, 20, और यहाँ पे 5 रुपीज पर ऑर्डर, तो वी आर सेविंग 75% ऑफ ब्रोकरेज बीइंग ए कॉस्ट अकाउंटेंट। तो मुझे मेरे एक्सपेंसेस पे कंट्रोल हो जाता है, जो कि इन आउट ट्रेडिंग अकाउंट व्हाट आर एक्सपेंसेस, इंटरनेट का बहुत छोटा है, मेन एक्सपेंसिव ब्रोकरेज है। अगर हम 75% ब्रोकरेज बचाते हैं तो इट एड टू आवर प्रॉफिट्स। तो मैं 2 ईयर यूज करता हूँ, स्टॉक्स कार्ट ऑफ 5 पैसा, तो 5 पैसा नहीं, फिनवेस्टिया। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, बहुत फ्रूटफुल इन्फॉर्मेशन है, बिकॉज ज्यादातर लोग इवन लॉस भी करते हैं, तो मतलब या ब्रेक इवन भी करते हैं, तो ज्यादातर लॉसेस होते हैं ब्रोकरेजेस में। इतने बड़े बड़े ब्रोकरेजेस पे करते हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर या लाइक टोटली नेगेटिव जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्रोकरेजेस। थैंक यू सो मच आनंद जी। जब ये चार्जेस की बात हो ही रही है, तो दीपेन जी आपसे पूछना चाहूंगी, ये तुषार जी का क्वेश्चन है, तुषार पंडित जी फ्रॉम बैंगलोर, एंड ही वांट्स टू अंडरस्टैंड जो प्लेज चार्जेस और होते हैं ETF और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ना, टू अंडरस्टैंड द प्लेज चार्जेस एंड ETF एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्लेज बेनिफिट्स जो होते हैं, उनके ये चार्जेस वगैरह क्या हैं, कैसे वर्कआउट होते हैं? कोटक सिक्योरिटी में ट्रेड करता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि प्लेज करने के लिए कोई चार्जेस लेता है। अनप्लेज करने के लिए 50 रुपीज पर इंस्ट्रूमेंट वो लोग चार्ज करते हैं जब अनप्लेज करते हैं। Otherwise, throughout pledge period, there is no charges. So I don't think there is any cost for pledging. और कहीं है भी तो 50 रुपए से ज़्यादा नहीं है, मतलब कई प्लेटफॉर्म्स लेते हैं तो ये मतलब एवरी टाइम यू प्लेज समथिंग दे मे बी चार्ज यू 50 रुपीज और नथिंग। मतलब सर ये मेरा भी एक प्लेजिंग से रिलेटेड इशू था। एक्चुअल में मेरे को अभी लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना है, तो मैं ये प्लेजिंग मैंने पढ़ा तो है यूट्यूब पे, पर मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज था, तो मैंने कहा अगर आप थोड़ा इसको प्रैक्टिकली एलेबोरेट करें कि भाई ये तो मैंने पढ़ लिया, मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, कैश इक्विवेलेंट, कैश कंपोनेंट और ये सब चीजें, थोड़ा सा अगर आप इसको एलेबोरेट करें ताकि मेरा बेनिफिट हो सके। बट आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन क्या है, मतलब क्या जानना चाहते हैं प्लेज के रिस्पेक्ट? जैसे मेरा अभी फंड मैंने 1 CR लिक्विड 20 में रख रखा है, तो अब मैं उससे प्लेजिंग करके अपनी लिमिट को बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने उसका जो जीरोधा में मैं अभी ट्रेड कर रहा हूँ, और यूजली मैं अपनी जो रिस्क फ्री ट्रेड करता हूँ, यूजली मैं जैसे मेरी स्टाइल जो है, मैं निफ्टी का पुट बाई करता हूँ और फ्यूचर बाई करता हूँ, और दूर की 200-300 पॉइंट दूर की कॉल सेल करता हूँ वो पुट की कॉस्ट को फाइनेंस करने के लिए। तो मैं अपना रिस्क फ्री ट्रेड में बिलीव रखता हूँ। तो मैं ये चाह रहा था कि मेरा जो लिक्विड फंड पड़ा है लिक्विड 20 में, उसको अगर मैं इधर प्लेज करूं
तो मैं अपनी लॉट साइज और इंक्रीज कर सकता हूँ। तो मैं उसमें क्या, मैंने वो आर्टिकल पढ़ा तो मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन था, तो मैं इसलिए जानना चाह रहा था कि इसके क्या बेनिफिट हैं, क्योंकि उसमें नीचे कुछ इंटरेस्ट भी लिखा था, कुछ ये भी लिखा था कि 50% आपको कैश। अब मैं उसमें से 1 CR में से कितना कैश रखूं, कितना उसको प्लेज करूं, ये सब चीज जानना चाह रहा था मैं आपसे। आई थिंक अतुल जी आपका लिए क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि ये 50% मेरा जहां तक समझ में आ रहा है, ये 50% लिक्विड में रखना चाहते हैं, 50% ETF निफ्टी बीज वगैरह में किसी में डालना चाहते हैं। तो व्हाट विल बी हिज? अभी मेरा हाँ अभी मेरा अतुल सर, अभी मेरा सारा लिक्विड 20 में है। तो देखिए, लिक्विड बीज में अगर आपका पैसा है तो अधिकतर ब्रोकर लिक्विड बीज को लिक्विड कैपिटल की तरह ही मानते हैं। तो इट इज़ लाइक योर लिक्विड मनी, है ना। तो मान लीजिए आपके पास 1 करोड़ के लिक्विड बीज हैं, भले ही वो आपको उस पर 90 lakhs का मार्जिन दे, बट दैट मार्जिन इज लाइक कैश कंपोनेंट। तो अगर आपके पास 1 करोड़ के शेयर्स भी है, मान लीजिए 1 करोड़ का लिक्विड बीज है, तो 1 करोड़ के शेयर्स पे आपको 80 लाख रुपए का मार्जिन मिलेगा। तो 1 करोड़ के लिक्विड बीज पे जो आपको 90 लाख रुपए का मार्जिन मिलेगा, इट विल बी लाइक कैश कंपोनेंट। तो आपको कैश की जरूरत नहीं है, उस पर कोई भी आपका इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो लिक्विड बीज पे इंटरेस्ट नहीं लगता है, अनलेस कि आप लिक्विड बीज, आई होप आप लिक्विड बीज को निफ्टी बीज से कंफ्यूज नहीं कर रहे हो, है ना। जितने भी मतलब डिपेंड, हाँ डिपेंड जो भी करते ही हैं, तो जितने भी आपके डेट इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको प्लेज करोगे तो वो लिक्विड की तरह काम करेंगे, राइट दीपेन जी? ऐसा ही है ना आपके साथ भी? हाँ सर, इसमें मैंने जो जीरोधा ने मेरे को एक आर्टिकल भेजा है जो इसका, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जैसे सपोज F&O अपन ट्रेड करते हैं, तो F&O ट्रेड करने में आपको कोई पोजीशन लेने के लिए 50% तो कैश चाहिए। हाँ, और 50% लिक्विड बीज वाला जो 50% है वो कैश वाले कंपोनेंट की साइड में यूज हो जाएगा आपके, ठीक है। जो अपना ये अपन ने मार्जिन लिया है, ये कैश माना जाएगा। लिक्विड बीज का मार्जिन, लिक्विड बीज वाला कैश माना जाएगा। अच्छा, तो अगर अपने पास सपोज 1 CR के केस में अपने पास फॉर एग्जांपल 90 lakhs की लिमिट आ गई, तो ये 90 lakhs को एज ए कैश ट्रीट किया जाएगा? करेक्ट, यस, कैश ट्रीट किया जाएगा, लेकिन ऑप्शन सेलिंग के लिए ही है वो कैश, ठीक है। बाइंग के लिए नहीं है, बाइंग के लिए नहीं, मैं जैसे मेरी स्ट्रेटेजी यही रहती है कि मैं पुट बाई करता हूँ और एक फ्यूचर बाई करता हूँ, और दूर की कॉल बेचता हूँ वीक की। करेक्ट। तो वो जो आपकी सेलिंग के लिए वो पार्ट कैश माना जाएगा, ठीक है। जैन साहब इसका आंसर मैं देना चाहूँगा थोड़ा। यस क्योंकि अभी यहाँ मैंने रिसेंटली ये इशू फेस किया था कि संदीप जी, आपने जो मतलब जीरोधा में अकाउंट है और आप ये करना चाहते हैं, तो बेटर यू गो फॉर लिक्विड केस, क्योंकि लिक्विड केस के अलावा वो कोई भी ये प्लेज नहीं करते हैं लिक्विड में। क्योंकि पहले मैंने लिक्विड बीज ही लिया था, लिक्विड बीज और निफ्टी बीज, फिर उनसे बात किया तो उन्होंने कहा कि हमारा एक अलग से सेपरेट लिस्ट है, वी ओनली गिव मार्जिन फॉर लिक्विड केस। फिर मैंने वहाँ से हटा के वो लिक्विड केस में कन्वर्ट किया, तो ही मेरे को मार्जिन मिला, और वो 100% एज ए कैश ही माना जाता है। तो आपको हर एक ब्रोकर, थैंक यू करतार जी, आप एक्चुअली अगर कैमरे पे होते तो स्पॉटलाइट में आ सकते थे, बट एनीवेज, तो हाँ, हर एक ब्रोकर के साथ आपको देखना पड़ेगा कि जो इंस्ट्रूमेंट आपके पास है वो लिक्विड की तरह यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कई ब्रोकर्स की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं। नहीं सर, लेकिन जो जीरोधा ने मेरे को लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड भेजी है ना कैश कंपोनेंट की, उसमें लिक्विड बीज है निपोन वाला। आई डोंट नो आपको उन्होंने ऐसा क्यों कहा। नहीं, मतलब उस पे उसके अगेंस्ट वो आपको मार्जिन तो दे रहे हैं, लेकिन वो कैश की तरह कंसीडर कर रहे हैं कि नहीं। आई थिंक क्वेश्चन ये है, राइट करतार जी? आप बोल रहे हैं कि लिक्विड केस को वो कैश की तरह मान रहे हैं, बीज कैश की तरह, हाँ कैश की तरह कंसीडर करेंगे। कैश की तरह कैश है सर, वो लिक्विड विद कैश ही है, मैं करता हूँ। कई लोग करते हैं वो। अच्छा, हाँ लिक्विड बीज, अच्छा कोई बोलेगा कैश ही है, क्योंकि मैं जीरोधा में तो मैं लिक्विड बीज नहीं है, एक्चुअली है मेरे पास जीरोधा में लिक्विड बीज, पर मैंने ध्यान नहीं दिया कि वो कैश की तरह करता कि नहीं करता, क्योंकि मेरी वैसे मैंने किया है, वो कैश की तरह ही करता है। कैश ही की तरह करेगा, वो कैश है। अगर वो कैश है तो हम उससे बाय भी कर सकते हैं। नहीं, बाइंग के लिए नहीं है, वो सिर्फ सेलिंग के लिए। वो मार्जिन है ना, कैश है फिर भी मार्जिन है, वो तो मार्जिन की तरह जो यूज हो रहा है वो केवल सेलिंग के लिए कर सकते हैं। जो 50% सर मैं ये जानना चाह रहा था, उसको कवर कर देता है बस। उसमें उन्होंने लिखा है कि कई बार इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं, तो इंटरेस्ट किस इवेंट में चार्ज करेंगे? सपोज 1 करोड़ के अगेंस्ट में उन्होंने मेरे को 90 lakhs की वो दे दी लिमिट, तो
तो वो किस इवेंट में वो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, मैं ये थोड़ा कंफ्यूज था, तो इसलिए मैं उस पर अभी जा नहीं रहा। अगर आपका 50% वाला ओवरशूट हो रहा है तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे ओवरनाइट पोजीशंस पे। कब चार्ज करेंगे? अगर आपका वो 50-50 वाला जो पार्ट होता है ना उसको ओवरशूट कर गया, समझ रहे ना आप, तो फिर वो जो एक्स्ट्रा, और वो हर रोज आपको मैसेज भेजेंगे कि आज आपका ये, मतलब अपने सेटअप में देख सकते हो कि आपने एक्स्ट्रा मार्जिन यूज कर लिया है जितना आपका अलाउड था, तो वो उसके ऊपर एक्स्ट्रा वाले पार्ट पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अच्छा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे संदीप जी का कहना है कि वो मतलब फ्यूचर बाय करते हैं और पुट बाय करते हैं और उसके बाद कवर्ड कार्ड सेल करते हैं, तो ये कैश कंपोनेंट में फ्यूचर बाय और पुट बाय तो कवर नहीं हो पाएगा। हाँ, तो वो पार्ट, लेकिन आपके पास मार्जिन भी है ना, तो मतलब आप सेल भी तो कर रहे हो, तो उससे मार्जिन, उससे कैश आपका जनरेट हो जाता है, उतना काम उससे हो जाता है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा इनको कैश भी रखना पड़ेगा क्योंकि ये फ्यूचर बाय और पुट बाय भी कर रहा है। हाँ, कुछ तो कैश रखो ही, मतलब बिल्कुल खाली मत जाओ। क्योंकि ये लिक्विड बिल से ही केवल काम नहीं चलेगा इनका। करेक्ट। लिक्विड म्यूचुअल फंड यूज करने से इंटरेस्ट भी मिलता है 7%। सर आप क्या कह रहे थे, कितना % कैश रखना चाहिए मुझे? रख लो 5-10% तो रख ही लो कैश साथ में, क्या दिक्कत है। ठीक है 5-10% कैश रख लें, और बाकी जो मेरे को पोजीशन मिलेगी, सपोज 80-90 लाख का वो मिलेगा, तो वो इट विल बी ट्रीटेड एज कैश, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब हमारे हिसाब से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है ब्रोकर से दिक्कत आ रही है तो ब्रोकर से कांटेक्ट करो उसके, क्योंकि यहाँ पे कई लोग हैं जो लिक्विड बीज को कैश की तरह यूज करते हैं, तो इट शुड नॉट बी। लिक्विड म्यूचुअल फंड यूज करना कैसा रहेगा? एक ही बात है वो, अगर कई ब्रोकर्स म्यूचुअल फंड्स को अलाउ नहीं करते हैं, है ना, जैसे इंटरेस्ट भी मिलता है ना अबाउट 7%। करेक्ट, तो ETF आप ले सकते हैं, लेकिन आप लिक्विड कैश के ETFs बोल रहे हो, वो तो लिक्विड बीज टाइप ETF नहीं, म्यूचुअल फंड बोल रहा, लिक्विड मैं प्लेस करके रखा हूँ। हाँ, आप कोटक में करते हो ना दीपेन जी? हाँ, मैं प्लेस करके रखा हूँ। मैं जीरोधा में मैंने नहीं कभी ट्राई किया, बट लिक्विड फंड अलाउड है, एज ए लिक्विड म्यूचुअल फंड अलाउड है एज ए कैश कंपोनेंट। एडिशनल 7% इंटरेस्ट मिलता है, अराउंड 7%। हाँ, मुझे मालूम है, तो वही डेली क्रेडिट होता है। करेक्ट। तो ओके, आई होप इट्स क्लियर नाउ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो ये क्वेश्चन काफी हो गया। अमेय जी हैं यहाँ पे, इनका हैंड रेज है शुरू से ही। अमेय, यू वांट टू कम ऑन वीडियो एंड आस्क योर क्वेश्चन? आई एम ओपनिंग इट फॉर पीपल। जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछना है, प्लीज रेज योर वर्चुअल हैंड रिएक्शन पे जाके। एंड हेलो, हाँ जी, हेलो, थैंक्स फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस टू रजिस्टर इफ यू वांट टू डू फुल टाइम ट्रेडिंग, एंड हाउ डू आई एम जस्ट अ बिगिनर ट्रेडर, so I want to start with stock options. Can you guide me in directions like how much should be my beginning capital? And I have heard कि आपने एक आयरन कॉन्डोर ये, तो वो उस पर मैं थोड़ा और रिसर्च करूंगा मेरी तरफ से, बट कैन यू प्लीज गाइड मी इन दिस डायरेक्शन? थैंक यू। दीपेन जी, यू वांट टू आंसर? स्टॉक ऑप्शन तो आपका ही एक्सपर्टीज है। ठीक है, तो देखिए, अभी आप अगर बिगिनर ही हो तो अभी ज़्यादा रजिस्ट्रेशन वगैरह के बारे में तो सोचो मत, ठीक है। एंड एनीवेज मतलब कि ऑल द इनकम फ्रॉम ऑप्शंस इज कंसिडर्ड एज बिजनेस इनकम, तो आप अपने नॉर्मल अकाउंट में भी कर सकते हो। आपको बड़ा सेटअप बनाना है, कुछ एक्सपेंसेस वगैरह शो करने, वो बात की अलग है। HUF वगैरह बना के भी आप कर सकते हो। स्टॉक से आप शुरू कर रहे हो, देखिए कैपिटल आई वुड से मिनिमम 5-10 लाख लेके आओ, है ना, तो मतलब दैट इज आई एम सेइंग ऑन द मिनिमम साइड। तो ऑप्शन सेलिंग, नाउ आई एम टेलिंग, सी यहाँ पे पूरा कॉन्वर्सेशन है ऑप्शन सेलिंग ओनली, राइट, बाइंग क्या नहीं है। तो मिनिमम 5-10 लाख हो। आई वुड से कि जनरली 10 लाख से कम में मत ट्राई करो, लेकिन कई लोग इतने पैशनेट होते हैं, उनको समझ में आता है कि बाइंग कर करके बहुत पैसा कमा चुके हैं, तो सेलिंग ही करनी है। तो ठीक है, कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज है जिससे आप कम में भी कर सकते हो, बट जहाँ आपने कैपिटल 5 लाख के करीब रखी, तो आपको डेफिनेटली स्प्रेड्स में ही काम करना पड़ेगा। यू कांट जस्ट डू अ नेकेड कॉल सेलिंग या पुट सेलिंग, राइट। स्प्रेड में काम करोगे तो थोड़ा सा आपको स्प्रेड में ज़्यादा लॉट्स या मार्जिन मिल जाएगा, है ना। अब कौन से करने चाहिए वो तो आप थोड़ा मतलब वॉलेटिलिटी वगैरह के हिसाब से शेयर्स देख लो। जनरली बस चूज शेयर्स जो काफ़ी ज़्यादा लिक्विड हो, जिनके ऑप्शंस काफ़ी लिक्विड हो,
और उनमें भी उन्हीं ऑप्शंस पे ट्रेड करो जो स्ट्राइक्स लिक्विड हो, है ना। कई शेयर्स की कुछ स्ट्राइक्स लिक्विड नहीं होती हैं, तो वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस से आपको आता है। पर हाँ, डेफिनेटली निफ्टी के जो टॉप 10 शेयर्स होते हैं वो तो सारे लिक्विड होते हैं। तो जैसे जैसे आप लेकिन कई शेयर्स ऐसे होते हैं जो मतलब वैसे इतने बड़े नहीं है, लेकिन उनमें लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा है क्योंकि लोगों के बहुत फेवरेट होते हैं वो ट्रेडिंग के लिए। तो आप उस तरह से तो थोड़ा सा आपको रिसर्च करनी पड़ेगी कि मान लीजिए आपके दिमाग में कोई शेयर आया FNO का कि यार इस शेयर के बारे में क्या हाल है, तो देखो लिक्विड है कि नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन आस्क एनी AI मॉडल ऑल्सो कि भाई मान लीजिए आपको लग रहा है कि इंडसइंड बैंक लिक्विड है कि नहीं है, तो यू कैन चेक देयर कि इज इट अ लिक्विड शेयर टू डू ऑप्शंस ट्रेडिंग, तो आपको डेटा मिल जाएगा। सर ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी करके जो मतलब क्लासिक चीज है, उसमें से मतलब उससे स्टार्ट करना अच्छा रहेगा क्या? कि दैट इज द बेस्ट वे, आई एम टेलिंग यू। एक्चुअली अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ कि जैसे कुछ पैसा बन जाता है मेरा ट्रेडिंग कर करके, राइट, तो मेरे को कैपिटल बढ़ानी है, तो जो शेयर्स मेरे को पसंद हैं और अभी मेरे अकाउंट में नहीं है, मेरे को बढ़ानी है उनमें कैपिटल, तो उन शेयर्स में मैं कैश सिक्योर्ड पुट बोलते हैं ना, व्हील स्ट्रेटेजी का पहला स्टेप है कैश सिक्योर्ड पुट, तो उन शेयर्स में मैं कैश सिक्योर्ड पुट से शुरू कर देता हूँ। तो इस मंथ मैंने किए हैं कुछ, है ना। तो व्हील स्ट्रेटेजी इज ऑलवेज अ वेरी गुड पॉइंट और सिंपल है, बड़ा लॉस कभी नहीं होगा आपका। बस अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे आपको उसमें भी, क्योंकि व्हील स्ट्रेटेजी भी आप देखोगे तो बहुत सारे रूल्स लोग के होते हैं। जी, मैं उसमें एक लॉट से स्टार्ट करने वाला था कि स्टार्ट विद पुट सेलिंग एंड देन वंस यू गेट इन द मनी पुट टेक द डिलीवरी, बिकॉज उसमें उसी की तैयारी रखनी पड़ती है एज पर माय अंडरस्टैंडिंग। एंड वंस यू हैव दैट लॉट, एक लॉट है आपके पास, देन स्टार्ट सेलिंग द कॉल। सो उससे मतलब थोड़ा थोड़ा स्केल अप करना है ऐसे करके। एंड उसमें भी मैंने थोड़े से कम 8-10 ये करके रखे शेयर्स कि अच्छा आज ये नहीं तो वो, ये नहीं तो वो, ऐसे करके मतलब कहीं तो कोई सेटअप तो बनेगा। करेक्ट। उसमें सेटअप देखने के लिए सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस है कि और कुछ देखना पड़ता है कि because you sell when the premium is highest, right? It is approaching its support and there you sell and then in a wheel strategy मतलब थोड़ा आप देख लो चाहो तो टेक्निकल सेटअप्स, बट अगर आपको शिद्दत से व्हील स्ट्रेटेजी करनी है तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है ना। इट्स वेरी सिंपल कि आपके पास नहीं है तो पुट सेल करो, आपके पास है तो कॉल सेल करो। लेकिन अगर आपको दिख रही है कि आपके पास है लेकिन मार्केट बहुत स्ट्रांगली बुलिश हो रखी है, देन मे बी अवॉइड सेलिंग कॉल, है ना। तो अगर बहुत स्ट्रांग मूवमेंट है तो बात अलग है। आनंद जी, आपको भी मैंने पिन कर दिया क्योंकि आपका वीडियो विजिबल है, ठीक है ना हमें। तो जस्ट सी, अगर मोमेंटम बहुत स्ट्रांग कहीं भी दिख रहा है तब करो, नहीं तो मतलब नहीं तो आप टेक्निकल ट्रेडिंग कर रहे हो, फिर आपको व्हील की जरूरत, फिर तो आप किसी भी स्टॉक में कर सकते हो, समझ रहे हैं ना। अगर आपको टेक्निकल सेटअप पकड़ में आ रहा है तो वाई बी लिमिटेड बाय व्हील, देन डू एनीथिंग। ओके। और इसमें कुछ टारगेट होता है क्या? इसमें हम टारगेट क्या रख सकते हैं? 1%, 2% की, मतलब कुछ क्लासिक व्हील में टारगेट मत करो, है ना। ओके, व्हील शुड बी डिफरेंट। पर हाँ, मतलब देखो मैं कई बार ऐसे कर लेता हूँ अब, क्योंकि मेरे को हर चीज़ में एडजस्टमेंट कर लेना होता है। मान लीजिए मैंने कॉल सेल की है, मान लीजिए मेरे पास इन्फोसिस का शेयर है, कॉल सेल की है, एट द मनी कॉल सेल कर दी मैंने, शेयर 50 रुपये गिर गया, 100 रुपये गिर गया, तो मैं उसको कॉल सेल को नीचे ले आता हूँ कई बार, है ना, क्योंकि मैंने 20 रुपये की कॉल सेल की थी तो 5 रुपये रह गई, है ना, अभी पूरा 25 दिन बचे हैं, तो आई कैन ब्रिंग, बट देन लॉट ऑफ पीपल डू नॉट रिकमेंड इट। तो हर बार यू ट्राई एन एडजस्टमेंट, तो इट कैन बिकम अ, तो उसके लिए अपने रूल्स होने चाहिए आपके। मेरा रूल है कि एडजस्टमेंट कर लो, कई लोग का रूल होता है एडजस्टमेंट मत करो। या ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, who wants to share? Yeah, thank you. Okay, next is I can see Vineet Kumar Sharma. हेलो जी, नमस्कार। ये मेरा क्वेश्चन कोई भी आंसर कर सकता है, क्योंकि ये ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी से रिलेटेड नहीं है। ये इसके लिए कि आप ऑलरेडी प्रॉफिट में आ चुके हैं सेलिंग करके, और आपकी कैपिटल भी ग्रो हो चुकी है, तो जो दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुकी है ऑलरेडी। आपने पैसा भी बना लिया और या फिर आप ले आए और आप प्रॉफिट में भी हो। अब तीसरी चीज ये आ गई है कि इसको एज ए बिजनेस अगर आप ट्रीट करो तो डेली कितना डेटा रिकॉर्ड करें, एक्सेल शीट में क्या क्या रिकॉर्ड करें, क्योंकि इतनी सारी चीजें हैं, चैट जीपीटी से पूछो तो
रेशियो बताने लग जाता है, कार्लमार रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो, बहुत सारे रेशियो हैं मतलब। अब आप विनीत जी, ऐसा आपका नहीं क्वेश्चन भी मैंने देखा था, वो यू हैड रिटन अ लॉन्ग हाँ, क्वेश्चन अबाउट दीज रेशियोज। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि कितना डेटा रिकॉर्ड किया जाए जिससे कि हमारा थोड़ा हमें मतलब एक साइंटिफिक पता चले कि मैं सही दिशा में जा रहा हूँ, या कोई स्ट्रेटेजी जिसको एलोकेशन कम कर देना चाहिए या ज्यादा कर देना चाहिए। तो इस तरीके से क्या मतलब बेसिक आप ये बता दीजिए कि रिकॉर्ड कितना डेटा मुझे करना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस। Who want to talk? दीपेन जी, Yeah, आनंद जी? हाँ ठीक है, आई वुड लाइक टू आंसर दिस। तो बेसिकली विनीत जी, आपका जो आंसर है ये इस पे डिपेंड करता है कि आप इसको फ्यूचर में कितना एनालिसिस करना चाहते हैं। आप खुद कुछ एनालिसिस करना चाहते हैं, आपका रिक्वायरमेंट क्या है एनालिसिस का, आप कोई उसके बेसिस पे फ्यूचर में डिसीजन लेना चाहते हैं, या फिर आप अगर एज लॉन्ग एज यू आर प्रॉफिटेबल तो यू आर हैप्पी, यू डोंट वांट टू डू एनी एनालिसिस। तो ये सारा क्वेश्चन जो आंसर है वो डिपेंड करता है कि आपके पर्पस पे। तो अगर आपका पर्पस कुछ भी यूज नहीं करना है, सिर्फ ये रिकॉर्ड देखना है, तो आप सिंपली आप स्ट्रेटजी का नाम लिखिए, आपका आप चाहे तो आप स्ट्राइक प्राइस लिख लीजिए और आपका प्रॉफिट लॉस लिख लीजिए, और कमेंट में आप ये लिख लीजिए कि आपका प्रॉफिट हुआ तो किस कारण से हुआ, लॉस हुआ तो किस कारण से हुआ। तो ये मेन 4-5 डेटा पॉइंट आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्यूचर पर्पस एनालिसिस पर्पस से यूज करना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आपका प्रॉफिट नहीं हो पा रहा है, लॉस हो रहा है, या फिर नेट जीरो हो रहा है, ब्रेक इवन पे आ रहे हैं, लेकिन आपको प्रॉफिटेबल होना है, तो आपको वो एक एक स्ट्रेटजी और उसका स्ट्राइक प्राइस क्यों फेल किया, लॉस कितने पे हुआ, कितना लॉस हुआ, आपका प्रॉफिट हुआ तो कितना प्रॉफिट हुआ, कौन से पीरियड में, कौन सा टाइम पीरियड है, कब आपने एंट्री की, कब आपने एग्जिट किया, ये सब आप रिकॉर्ड कीजिए। और जब आपके पास प्रॉपर इतना डेटा होता है, कम से कम 6 महीने का डेटा होता है, देन यू डू द एनालिसिस, और 3 महीने का डेटा होता है, देन यू डू द एनालिसिस कि वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग। फॉर एग्जांपल, you separate your loss making trades separately and profit making trades differently, और उसमें आप each comment पे आप जाइए, उसमें आपको ज्यादातर चांसेस यही दिखेगा कि आप कोई एक मिस्टेक बार बार कर रहे हैं। एक तो ये मिस्टेक हो सकता है कि जैसे जहां जहां लॉस हो रहा है वहां पे आप लॉस में ज्यादा समय तक बैठे रहे हैं, और प्रॉफिट में आप जल्दी प्रॉफिट लेके काट दिए, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि आपने लॉस के लिए आपने डायरेक्शनल बायस व्यू ले लिया, जबकि बायस का व्यू नहीं जरूरत था। तो इस तरह से 4-5 रीजन हो सकता है, और वो रीजन तब आएगा जब आप उसको जब जर्नल रिकॉर्ड करिएगा तो उसमें कमेंट ऐड कीजिएगा कि मेरा लॉस हुआ तो किस कारण से हुआ। उसमें आपका किस टाइप का स्ट्रेटेजी है, इट इज फॉर 1 मंथ, और उसमें आप कौन सा डाटा यूज कर रहे हैं? मैं एक बार बताता हूँ, दीप जी ने बोला ना कि आपका गोल क्या है, तो मेरा गोल है कि जो हम प्रॉफिट कमा रहे हैं ना 2% पर मंथ, ये मतलब लॉन्ग टर्म, कम से कम 5 साल या 10 साल तक होते रहे पर मंथ, और विद एडजस्टमेंट आई कैन मेक इट टू 3 to 4% पर मंथ। नहीं मेरे को तो ज्यादा डर लग रहा है प्रॉफिट कमाने से। डर नहीं लगा, इसमें आराम से बन जाता है, सिर्फ एडजस्टमेंट आना चाहिए और रूल और डिसिप्लिन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। नहीं सर, मेरी ना फुल टाइम जॉब भी है, तो मैं मिनिमम एडजस्टमेंट्स करना चाहता हूँ, बट मैं 2% मंथली बैटमैन आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन उसमें वीकली एडजस्ट चाहिए कि मंथली बैटमैन में जो रेंज हमें बहुत बड़ा रेंज मिल जाता है, तो एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, अनलेस अपना सोल्ड ले गए वो नियर एटीएम बनता है, तो आपको एडजस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नीचे आप 1200 पॉइंट, ऊपर 1200 पॉइंट का हमें रेंज मिल जाता है। ठीक है। लेकिन विनीत जी, अगर आप कितना रिकॉर्ड करते हैं डेटा, आप ये बताएंगे, आप क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं डेली बेसिस पर? नहीं करता, मैं ज्यादा नहीं करता, मैं सिर्फ चार्ट देके ट्रेडिंग करता हूँ। विनीत, मेरे हिसाब से देखिए, बहुत लोग ऐसे हैं जो डेटा ऐसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे ना, मतलब आप मोस्टली आप जर्नलिंग करोगे अपनी, है ना, एट द मोस्ट, कि भाई आज मेरा, जैसे दीपेन जी ने बोला कि भाई आज मेरा प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो प्राइमरी रीजन क्या था, है ना। अगर आपको रिकॉर्ड करने के लिए मतलब ऑलरेडी मतलब हजारों चीज़ें हैं, है ना, जैसे कौन सी रेशो नहीं है, लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटेजी इन जनरल अच्छी चल रही है, तो इन सब चीज़ों को रिकॉर्ड करने का मतलब ये कि आप उसमें थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली घुसना चाह रहे हो उस चीज़ में, कि देखिए फुल प्रूफ कभी भी कुछ नहीं मिलेगा आपको। अगर आप सोचो कि कुछ चीज़ें रिकॉर्ड करके कोई भी ऐसा मॉडल हो जाए दुनिया में कि इसको मैं सर, मैंने ना रिकॉर्ड करना एक ट्रेड लेवल पे रिकॉर्ड करना शुरू किया, वो बहुत ज्यादा हो जा रहा था। ज्यादा हो भी जाएगा वो, इसीलिए आप थोड़ा सा लार्जर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखना है ना। लेकिन अगर फंसते जा रहे हो, इश्यूज हो रहे हैं, तो फिर थोड़ा ज़्यादा
एनालिसिस वगैरह काम करेगी, लेकिन उसमें मोस्टली गड़बड़ स्ट्रैटेजी लेवल की होती है रादर देन डेटा लेवल की। डेटा तो हमें पता ही है क्या हो रहा है ना, हम कहाँ गलत गए हमें ये भी पता है बाय एंड लार्ज। तो आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा पॉइंट है उसमें डीप जाने का, क्योंकि हमें वी ऑलवेज नो कि वेयर वी वेंट रॉन्ग और वेयर वी आर गोइंग राइट। तो बट हाँ, लेकिन अगर आपको उस पर बेस करके कुछ अलग से एल्गो लेवल बनाना है या फिर कोई कंपनी खड़ी करनी है, तो फिर ऑब्वियसली आपको अलग तरह की मॉडलिंग देखनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा डेटा मतलब आप कोई स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग करना चाह रहे हो, मतलब आप उस चीज़ में भी प्रोफेशनली ग्रो करना चाह रहे हो, है ना। तो अपने ट्रेड वाइज डेटा तो आपको ऐसे भी आपको ब्रोकर के टर्मिनल में जब आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट एक्सट्रैक्ट करते हो तो वो तो ऐसे भी अवेलेबल है, तो इसलिए उसको आपको पर ईच ट्रेड मेंशन का रिकॉर्ड रखना जरूरत नहीं है, वो तो आप कभी भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। हर तरह की रिपोर्ट्स हर ब्रोकर देता ही है आपको तो। हाँ, पर अगर मैं तो बोल रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा है कि आप जॉब कर रहे हो साथ में 2% बना रहे हो, कोई आई ऑलवेज से कोई व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन मत करो, कुछ मत करो, जस्ट एंजॉय दैट 2% एवरी मंथ एज लॉन्ग एज यू आर हैप्पी विद, क्योंकि आपके पास फुल टाइम जॉब भी है साथ में, राइट। जस्ट एंजॉय दैट, है ना। ये तो ग्रुप ज्वाइन करने से बहुत हेल्प मिलता है थोड़ा, मतलब ये वरना लोनली जर्नी है ना, आप कभी बोलते हैं लोनली जर्नी। करेक्ट। तो इसीलिए मैं एंड आई ऑलवेज टेल एवरीबॉडी, दिस मैसेज इज फॉर एवरीबॉडी, जो भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स है ना, दे आर ऑल प्लेटफॉर्म, ओके। उसको ट्रीट देम लाइक अ प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन आस्क अ क्वेश्चन, यू कैन आंसर समबडीज क्वेश्चन। डोंट एक्सपेक्ट कि कोई आपको प्लेट में स्ट्रैटेजी देगा, और लेनी भी नहीं चाहिए आपको किसी की स्ट्रैटेजी, राइट। लेकिन उसको अपनी क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछोगे तो अच्छे आंसर्स मिलेंगे। एंड इफ़ यू वांट टू शोकेस, जैसे अभी कई लोग मैसेज डाल रहे हैं, आई वांट टू शेयर माय स्ट्रैटेजीज, भैया दैट ग्रुप इज देयर, आई एम गिविंग यू अ जूम कॉल एवरी वीक, यू कैन कम एंड शेयर व्हाट यू वांट टू शेयर, यू आर ऑल वेलकम फॉर डूइंग दैट। तो कोई एब्सोल्युटली इशू नहीं है। तो एंड आई वुड प्रेफर, जो हमारे ग्रुप में जैसे आनंद जी यहाँ पे हैं, कॉल में दत्ता जी भी हैं आज, तो दीज आर द पीपल जो लोग मतलब ग्रुप्स में आके इन्होंने अपना इतनी चीज़ें शेयर की हैं, या तो कॉल में या ग्रुप में। तो इट ऑल फील्स गुड के दीपेन जी हैं ना, ही टुक अ सेशन 3-4 महीने पहले। तो कम फॉरवर्ड गाइस, टेक सेशंस एंड या फिर डिमांड सेशंस, आप ये भी कर सकते हो कि हमें इससे ये सेशन, आज आनंद जी की बहुत डिमांड चल रही है चैट ग्रुप में कि कुछ सेशन वगैरह कराइए, तो मतलब आस्क एंड यू विल गेट। ठीक है विनीत जी, एनीबडी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yeah, we have already overshot time. Maybe 10 more minutes will take. So we'll just finish the questions. Short answers करते हैं। मेरे को raise hands दिख रहे हैं, तो let's take. तो वैभव with ones. Am I audible? Yes. Yeah. Good afternoon, all participants, and especially Atulji. This has been so wonderful session so far. So I'm Dr. Vaibhav Vidwans from Pune, and my question is especially to Atulji and all participants. How to park your big capital safely to generate margin and F&O. Already we have discussed it, but I am with few options. Either number one, do an FD and pledge it with the broker. Not all brokers will accept that. That is one. Second, as already mentioned, park in liquid Bs. And third is it a better option to park the money in bonds, especially NHI bonds at the rate of 8%, PFC bonds or REC bonds? And what is the safety and advantage of bonds with respect to the tax structure as well? And as well, how much margin money you can generate? Let's say 80 to 90% of the park capital, especially for F&O trading, especially option writing. So, yeah, so Deepen ji is the best person क्योंकि वो वाले bond पे and Anand ji can talk about tax. Let me just give it to both of them. Okay, so let me respond on the bond part and also the instrument. So in terms of the instrument, you can buy liquid fund, liquid mutual fund, or liquid Vs, or gilt fund. Gilt fund is nothing but the government fund, government bond fund, all the government bonds. I think there are many gilt fund available of different asset management company like HDFC, AMU, Axis Mutual Fund, Kotak Bank, Kotak Mutual Fund. So they provide a gilt fund which is comprised of many government bond. तो उन लोग जो इन्वेस्ट करते हैं वो different government bond, state government bond, central government bond में इन्वेस्ट करते हैं, and this is purely safe. This is absolutely safe. The only risk in the bond is that अगर interest rate fluctuate करता है,
अगर ओवर द पीरियड शॉर्ट टर्म में इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, सॉरी लॉन्ग टर्म में इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा, बट शॉर्ट टर्म में अगर इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएट करता है तो बॉन्ड के प्राइजेस थोड़ा सा ऊपर नीचे आ सकते हैं, बट स्टिल इट विल नॉट बी लाइक स्टॉक। तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड में, गिल्ड फंड में आप डाल सकते हो, उसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि CAGR जो है वो 7.5% का CAGR ओवर ए पीरियड ऑफ say 3 to 5 years you will get, and you will get 90% of the deployed capital as a margin। मतलब आप अगर 1 करोड़ का प्लेज करते हो गिल्ड फंड तो 90 करोड़ आपका 91 करोड़ आपका मार्जिन मिलेगा। सिमिलरली लिक्विड फंड में भी ऐसा ही होगा। अगर आप इंडिविजुअली बॉन्ड खरीदते हो अलग से, मतलब गिल्ड फंड में नहीं जाके इंडिविजुअली बॉन्ड खरीदते हो, तो मेरे ख्याल से वो भी ट्रीटमेंट उसी तरह का रहना चाहिए, और रिस्क तो नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड है तो दैट इज बैक्ड बाय गवर्नमेंट, तो अनटिल अनलेस गवर्नमेंट खुद दिवालिया ना हो जाए तो वैसा कोई रिस्क मुझे दिख नहीं रहा है, तो आप गवर्नमेंट बॉन्ड में डाल सकते हो। और जहां तक टैक्स का पर्सपेक्टिव है, आई थिंक आनंद जी विल मे एक्सप्लेन इन बिट डिटेल, बट मेरे ख्याल से वो 30% जो भी आपका टैक्स ब्रैकेट है, आपका जो इनकम है वो गिल्ड फंड से, वो उसी में आएगा। मतलब उसमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का नहीं है। लिक्विड फंड और गिल्ड फंड बोथ आर ट्रीटेड एट पार, तो दोनों में जो है वो इनकम आपके इनकम में, टोटल एनुअल इनकम में ऐड हो जाएगा, और जिस भी आप टैक्स ब्रैकेट में आप फॉल करोगे उस हिसाब से आपका टैक्स एप्लीकेबल होगा। तो दिस इज व्हाट द आंसर फ्रॉम माय साइड। Prefer guild fund because I am getting dividend every week in the form of units, and its face value is always fixed 1000 rupees। तो उसमें ऊपर नीचे जाने का कोई टेंशन नहीं है, तो एवरी वीक मिलता है, तो कंपाउंडिंग ज्यादा हो जाता है, और उसमें 90% मुझे मार्जिन का बेनिफिट मिल जाता है। एज रिगार्ड फंड्स में जो होता है उसका कैपिटल, समझो अभी बॉन्ड लिया हमने, जब हम बेचेंगे उस समय का जो प्राइस होगा ऊपर नीचे जो भी होगा उस पर हमें कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे हमें रेगुलर इनकम नहीं मिलता है। आनंद जी, मैं वो जस्ट करेक्ट करना चाहता हूँ, जो बॉन्ड वाला फंड है, जो गिल्ड फंड है, वो कैपिटल दैट डज नॉट अट्रैक्ट कैपिटल गेन। उसका जो इनकम है, रेगुलर इंटरेस्ट देते होंगे तो नहीं लगेगा, अदरवाइज रेगुलर इंटरेस्ट को नॉर्मल इनकम में हम ट्रीट करेंगे। जो वो इनकम है वो आपके इनकम में, टोटल इनकम में ऐड हो जाता है, और उसी हिसाब से फिर टैक्स लगता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड। एक में क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है, एक्यूमुलेट होकर उसका प्राइस बढ़ता है, और समझो आरबीआई ने बाद में समझो लिक्विड इंटरेस्ट कम किया तो उसका बॉन्ड का प्राइस बढ़ जाता है, आरबीआई ने इंटरेस्ट बढ़ा तो बॉन्ड का प्राइस कम हो जाता है, तो उसके बॉन्ड के में फ्लक्चुएशन आ जाता है। Sir, about the taxation structure, are some of the bonds tax free, as they have got lock-in period of 3 to 5 years and totally tax free? I'm not sure about this. दे आर टैक्स फ्री बॉन्ड, लेकिन उनका प्राइस पे डिपेंड होता है। अगर समझो आरबीआई ने इंटरेस्ट बढ़ाया तो उनका प्राइस कम हो जाता है फिर। अच्छा, तो आपको मार्केट प्राइस में बेचना है, जब आप बेचोगे तो उनको आपको मार्केट प्राइस नहीं, उसका फिक्स प्राइस नहीं है, जो भी मार्केट प्राइस अवेलेबल होगा उसमें आपको बेचना पड़ेगा, तो मैच्योरिटी में आपको पूरा अमाउंट मिल जाएगा, उसका फेस वैल्यू। by the way, is there any broker who accept FD as collateral? This has been a hot issue in some PRs on the topics. Kotak Security There is some process for this, so you can generate additional 7-8% income. तो प्रॉब्लम इज कि अगर बहुत सारे ब्रोकर लेते नहीं है, एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, और जो एक्सेप्ट करते हैं वो बहुत ही स्मॉल अमाउंट एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोटक सिक्योरिटी की बता सकता हूँ। कोटक सिक्योरिटी एक्सेप्ट एफडी बट ओनली अप टू 10 लाख। 10 लाख से एबव वो नहीं एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन 10 लाख से, और वो भी कोटक बैंक में होना चाहिए वो एफडी, दूसरे वही बैंक में होना चाहिए। हाँ, तो वो 10 लाख। And you have to use their platform, Kotak Neo. Correct. Of course. But how much margin they provide against FD? 90%. After haircut and all, whatever. 10% haircut, 90% margin. Okay, sir. Thank you, sir. And can I have one more question, please? Yes. Go ahead. Last question. As a Nifty trader, और hands raised हैं, 10 मिनट में मैं खत्म करूंगा। Okay, sir. This is our last question. As a Nifty trader, you mostly track the NSE F&O data. So what I'm used to track is to market-wise, this client-wise market participation, especially FI, DI, and client-wise breakup.
So always better to go and align with the big boys, especially on the FIN and proprietary desk data. So is it really helpful in the back testing, and what is the which website you can track this data for at least last 6 months? I don't know, मतलब data, you're saying data at a FII DI level on F&O market-wise participation data that is released EOD by exchange by evening. और मतलब why you see overall आपको open interest दिखता ही है ना हर एक derivative का, तो just I think you can base your strategy based on that only primarily. Open interest, change in open interest, I would say that is a very good indicator. बाकी if anybody want to add. How does you? No, I think you're on the buy side or sell side? See, How to I know think the big boys are on the buy side of open interest or sell side? Usually it is interpreted as sell side, usually, but it is not always so, especially in See, case जो of gamma risk जो or nearby strikes होती हैं, मतलब obviously that is all sell side, मतलब है ना, तो उसमें चेंज भी उसी हिसाब से होगा कि लोग पोजीशन फंसी हुए हैं तो ऐड कर रहे हैं या निकल रहे हैं. That's what I would like to say, but I am not very good at this analysis. If Dipen ji or anybody want to add. No, my point is कि आपको उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्यों करना है, आपका सिंपल से हो जा रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल आप फोकस करो प्राइस एक्शन, और जैसा अतुल जी ने बताया डेरिवेटिव डेटा इज आल्सो सिमिलर टू व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट एफआई सेल साइड और बाई साइड वाला. तो डेरिवेटिव डेटा जो है होता है, और वीकली जो होता है, खास करके 1-2 दिन बाद जो बनता है, वो क्लियर कट बताता है कि मार्केट किस रेंज में रहने वाला है. इट वोंट गिव यू एग्जैक्ट वेयर मार्केट इज गोइंग, बट इट विल गिव यू ए रेंज कि कहाँ पे मार्केट रेंज में घूम सकता है. उसके साथ आप प्राइस एक्शन देखो, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो चार्ट में, और उससे आपको दोनों मिला दो, आप कंबाइन करो, मतलब डेरिवेटिव डेटा का ऑप्शन, ओपन इंटरेस्ट और आप प्राइस एक्शन दोनों को कंबाइन करो. इट गिव्स यू वेरी गुड रिजल्ट, आई मीन एक्सेलेंट रिजल्ट. So I don't think you need any additional data to draw the conclusion whether market is going up or down. वैसे आपको पता लग ही जाता है कि मतलब इन जनरल एफआईआईज का मूड क्या है, हफ्ते का डीआईएस का मूड क्या है. तो जनरली एफआईआईज का डेरिवेटिव डेटा थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पर वो फ्यूचर्स में देख के ज़्यादा समझ सकते हो आप. ऑप्शंस का डेटा could be very especially sir proprietary data. I feel proprietary data is more See, prop desks are mostly intraday players, है ना. Prop desk generally सुबह को दुकान खोल के शाम को बंद कर देते हैं, तो they I don't know how, तो prop desk do not carry overnight data. हम लोग there were a lot of questions on prop desk also. हाँ, तो इंट्राडे एल्गो चलाते हैं. हाँ, इंट्राडे एल्गो चलाते हैं, तो उनका डेटा तो it will be by the market direction, मतलब. चलिए, I think we go to the next question. हाँ, छवि. Yeah. So let's go to Nitesh. Hi, morning. Can you hear me? Yes. Yes. मेरा क्वेश्चन एक्चुअली अतुल जी से है. अतुल सर, आई हैव बीन डूइंग स्ट्रैंगल सिंस लास्ट 4 years. अभी 4 साल से क्या हो रहा है सर कि मेरा ट्रेडिंग स्टाइल मैं बताता हूँ. आई सेल 0.10 से भी नीचे का कॉल और पुट सेल करता हूँ, और जैसे ही कोई भी एक साइड 0.2 या 0.25 के ऊपर जाता है तो मैं उसको फ्यूचर के साथ में पुट बाय करके हेज करके आई एम कंसिस्टेंटली मेकिंग अराउंड 2.5-3% पर मंथ. बट ये जेन स्ट्रीट का और डोनाल्ड ट्रंप का ये जब से इलेक्शन हुआ है तब से आई एम स्ट्रगलिंग ऑन 0.1 एंड 0.6-0.8 डेल्टा में स्ट्रगल करता हूँ, क्योंकि गामा इफेक्ट बहुत होता है वाइल्ड स्विंग की वजह से. तो मैंने क्या किया है पिछले 6 महीने से, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम डूइंग पेपर ट्रेडिंग, जहाँ पे मैं क्या करता हूँ सर, मल्टीप्लाई मार्टिंगल कर रहा हूँ. आई एम डूइंग थिंग कि मैं मैक्स पेन देख रहा हूँ. जैसे मैं 6 महीने से या 3 साल से जो स्टडी किया है, I always go on stocks which has low beta. I mean 1.25, 1.5 के अंदर जो बीटा है उसमें स्ट्रैंगल्स करता हूँ. Now what is happening is कि मैंने जब से ये जेन स्ट्रीट का हुआ है तब से मैंने क्या किया है कि मैंने देखा है कि मैक्स पेन अगर 100 रुपए का स्टॉक है तो वो मैक्स पेन के 5 रुपया ऊपर या 5 रुपया नीचे में ही एक्सपायर होता है. This I have been seeing since last 4 years, 3 to 4 years. अगर 200 रुपए में मैं स्ट्रैंगल कर रहा हूँ
तो 10 रुपए ऊपर या 10 रुपए नीचे के अंदर में ही एक्सपायरी हो ही जाता है। तो मैंने क्या किया है सर, मैंने पिछले 6 महीने से मैं फ्यूचर को पुट के साथ हेज करता हूँ 0.7 डेल्टा के साथ में, और उसमें मार्टिंगल्स कर रहा हूँ। जैसे मैंने पेपर ट्रेडिंग करता हूँ ऑप्स्ट्रा में, मैं 2 का पहला लेता हूँ, 2 फ्यूचर बाय करके 2 पुट बाय करता हूँ 0.7 का, और जैसे ही वो स्टॉक 3% या 4% नीचे जाता है अगेंस्ट माय पोजीशन, आई डबल माय मार्टिंगल, 2 से 4 करता हूँ, 4 से 8 करता हूँ। आई हैव अ कैपिटल ऑफ अराउंड 25 lakhs। तो मैं समहाउ आई कुड गो अप टू 20 to 25 फ्यूचर्स मैं ले सकता हूँ पी के साथ। तो मैं कंसिस्टेंटली 6 महीने से देख रहा हूँ कि आई एम मेकिंग ओके ऑन पेपर ट्रेडिंग, एक्सेप्ट फॉर जुलाई मंथ। पर्टिकुलरली आई हैव बीन डूइंग ऑन IDFC फर्स्ट बैंक। तो जुलाई में मुझे थोड़ा सा लॉस दिख रहा था, तो मैंने उसको रोल ओवर किया। जुलाई सितंबर में लॉस दिखा था, तो मैंने उसको रोल ओवर किया, बट अक्टूबर इट गेव मी अ ब्लास्ट ऑफ अराउंड, इट ऑलमोस्ट डबल्ड माय कैपिटल। तो मेरे मन में ये सवाल है सर कि डबल कैपिटल अगर मतलब आफ्टर सर्टेन पॉइंट वो बहुत बेकार तरीके से ऊपर जाता है सर। तो मेरा ये कहने का है कि कैन आई स्विच माय स्ट्रेटेजी, क्योंकि मैं उसमें तो सेफ कर ही रहा हूँ, बट टू इंक्रीज माय मतलब मैं कैपिटल बहुत अगर एक्सपोनेंशियली बढ़ने का वो पोटेंशियल अगर मुझे दिख रहा है उसमें, तो क्या मैं शिफ्ट करूं? तो अभी बताइए जो आपका ब्लास्ट से पैसा बना है, तो इट हैपेंड बिकॉज इट वेंट टू मच डाउन, या मतलब आपको पुट में पैसा बना है और आपके फ्यूचर में थोड़ा सा लूज हुआ होगा बेसिकली, राइट? लेकिन पुट का नहीं, पुट मेरा फ्यूचर में लॉस हो गया तो मैंने रोल ओवर किया उसको विद सेम क्वांटिटी। मतलब मैं 24 लॉट का जो था वो पूरा 24 लॉट मैंने सितंबर एंड में रोल ओवर किया, एंड अक्टूबर फ्रॉम 68 रुपीज इट इज स्ट्रेट गॉन टू 80। गॉट इट। तो उसने पूरा ब्लास्ट करके पूरा 1 महीने का लॉस तो निकाल ही दिया, बट वो एवरेजिंग डबल मार्टिंगल में इतना एवरेजिंग कम होते गया डबल में कि वो थोड़ा भी अगर ऊपर जाता था तो मेरा लॉस कवर होता था वो। तो कैन आई स्विच माय दिस थिंग फ्रॉम माय ट्रेडिशनल ट्रायंगल? सी आई वुड नॉट रिकमेंड इट, ओके, अनलेस के आपको पता है कि आपको दिख रहा था कि वो ब्लास्ट होने वाला है। सी इट इज ऑल बेसिकली यू आर डूइंग अ वेरी डायरेक्शनल ट्रेडिंग इन दैट केस, कि आपको दिख रहा है क्योंकि आप मार्टिंगेल कर रहे हो पुट खरीद के, राइट? तो यू आर वेरी क्लियर, समहाउ योर एनालिसिस टोल्ड यू, जैसे किसी ने पता मैं चार्ट रीड करके आपको दिख रहा है कि दिस थिंग इज गोइंग टू गो डाउन, है ना? तो लेकिन अगर आपको, बल्कि ऐसे में आपको उल्टा करना चाहिए, अगर आपको दिख रहा है कि कोई चीज़ डेफिनेटली एक साइड में नीचे जा रही है, तो यू शुड स्टॉप योर ट्रायंगल्स एट दैट टाइम, क्योंकि सर क्या होता है, आई टेल यू, ब्रोकर्स आर प्लेइंग अगेंस्ट अस। जैसे ही हम कोई बड़ी पोजीशन लेते हैं फ्यूचर में बाय करके, तो वो फ्यूचर को गिरा देते हैं सर, बट दे कैन गो, तो वो एक सर्टेन लेवल तक गिरा सकते हैं। पूरा रिटेल जब पूरा घुस जाता है, जब वो मैक्स पेन से जब वो 5, 8, 10 रुपया नीचे आता है ये छोटे क्वांटिटी का शेयर, तो इट बाउंसेस बैक लाइक एनीथिंग सर। करेक्ट। तो आई वुड से कि ऐसे में मतलब डोंट अवॉइड मार्टिंगेल एक्चुअली, अनलेस यू आर वेरी क्लियर, है ना? क्योंकि कभी बहुत बुरा फंसोगे और पूरी कैपिटल वाइप आउट हो जाएगी। जैसे हेज है ना सर 0.7 का जो हेज है, उसके लिए आपके पास उधर से हेज है, तो दैट वे, बट मार्टिंगेल करते जाओगे तो मतलब यू हैव टू कीप बैलेंसिंग बोथ, कि भाई जितना ये करते रहे उतना हेज भी और ऐड करते जा रहे हो। सर मैं उसमें एक करता हूँ सर, उसमें एक करता हूँ कि जो वाइल्ड मूव्स है ना 1 तारीख से 15-17 तारीख तक आती है, उसके बाद थोड़ा मार्केट शांत होता है, और लास्ट वीक में थोड़ा अप डाउन करता है डराने के लिए स्ट्रैंगल वालों को। तो मैं क्या करता हूँ सर कि मान लो 15 तारीख तक मुझे लॉस हो रहा है, तो मैं ऊपर से कॉल सेल करना चालू कर देता हूँ सर, इफ इट गोज अगेंस्ट माय साइड। तो उसके लिए अलग से कैपिटल रखा है सर, कि अगर है तो मैं ऊपर से कॉल करके ये लॉस को कम करके फिर रोल ओवर किया था। तो क्या कर सकते हैं कि थोड़ा सा और पेपर ट्रेड करूं और 6 महीने के लिए? हाँ, क्योंकि सी आई एम नॉट द राइट पर्सन फॉर दिस, क्योंकि मैं इन जनरल में
कोई भी स्ट्रेटेजी को फ्यूचर्स में मिक्स करता नहीं हूँ, मतलब इवन दो ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग तो पूरी की पूरी है, बट मेरे को लग रहा है कि इन जनरल मैंने हाँ लोगों का देखा कि थोड़ा मार्टिंगेल्स में फंसने का, क्योंकि मैं पहले वैसे कर लेता था मार्टिंगेल, क्योंकि आई लर्न फ्रॉम कैपिटल जोन के वीडियो से मैंने सीखा है। तो ही यूज्ड टू टॉक अबाउट मार्टिंगेल इन ऑप्शन सेलिंग, राइट? है ना, तो जगन के वीडियो से तो मैं एक दो बार फंस गया उसमें मार्टिंगेल में बुरी तरह से। तो देन आई रियलाइज कि इट इज़ वेरी पावरफुल इफ़ यू मतलब ऑब्वियसली उसमें तो लॉस साइड में मार्टिंगेल करने के लिए बोल रहा था वो, है ना, इधर आप प्रॉफिट में मार्टिंगेल कर रहे हो। तो एनीवे एनीबडी एल्स वांट टू ऐड टू दिस, इट्स फाइन, अदरवाइज आई एम नॉट टू मच, नहीं तो वी कैन गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नीलेश जी आप मतलब आई थिंक यू टेक योर कॉल, मेरे को लगता है कि टू मच मार्टिंगेल कुड बी डेंजरस। See Rahul, yeah, the last question. Rahul is not on camera, but Rahul, आपका hand raised है, I hope you have a question. हाँ, he's Yes. So hello, hi all. yes, Rahul. So मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, दो तीन साल से, बट इंटरडे ट्रेडिंग की वजह से लॉस मेकिंग ही रहा हूँ। अभी लास्ट 3-4 मंथ से मैंने ये आयरन कॉन्डर चालू किया है मंथली बैंक निफ्टी में। 30 रुपीज़ का मैं सेल करता हूँ और 5-6 रुपीज़ का मैं हेज बाय करता हूँ। तो 1% मेरा उसमें बन रहा है। हाँ, कॉलर पुट 30 रुपीज़ का सेल करता हूँ और हेज बाय करता हूँ 5 रुपीज़ 6 रुपीज़ का। तो नॉर्मली मेरा 1% होता है, बट मैं अभी इसको 2% ट्राई करने जा रहा हूँ, तो थोड़ा लॉस मेकिंग बन रहा है मेरा 1-2 महीने से। तो इसको एक्सपांड करने के लिए मुझे एडवाइस चाहिए था कि हाउ कैन आई गो फॉर 2%, 2 or 3% आयरन कॉन्डर में। तो देखिए खैर 30 रुपीज़ एंड 5 रुपीज़ तो बैंक निफ्टी में बहुत अल्ट्रा सेफ हो गया, राइट, बट इट गेव यू रिजल्ट्स आल्सो फॉर दैट। स्टार्टिंग के लिए यही कर रहा हूँ, एटलीस्ट प्रॉफिटेबल बनूं मैं। बट आई थिंक उसको 1 to 2% जाने के लिए लेट मी जस्ट स्विच टू दीपेन जी एंड आनंद जी, कुछ these guys can give you ideas। तो नहीं, आई थिंक ये आईसी में तो 2% बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। आईसी में आई थिंक 2 to 3% शुड बी इजी, बिकॉज यू आर टेकिंग रिस्क एज वेल। तो अगर आप आई डोंट नो, मैं आई डिडंट कैच यू, तो यू आर डूइंग 30 रुपीज सेलिंग फॉर वीकली और मंथली? बैंक निफ्टी तो मंथली है। नहीं, तो आप बाई वीकली 30 रुपीज सेल करो, आप मंथली मत करो, बाई वीकली 30 रुपीज सेल करो। दीपेन जी ही इज डूइंग बैंक निफ्टी ओनली, तो यू हैव टू आपको निफ्टी में स्विच करना पड़ेगा फिर। तो निफ्टी में आप स्विच कर जाओ, निफ्टी एंड रिलेटिवली लेस वोलेटाइल आल्सो। तो आप निफ्टी में स्विच कर जाओ और बाई वीकली करो, 30 रुपीज का सेल करो दोनों साइड, और 10-15 रुपया का आप हेज ले लो, तो आपको इजिली 2-2.5% बन जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है, बट अदरवाइज 2-2.5% इजिली बन जाएगा। दूसरा मैंने जो बताया था क्या कॉल कैलेंडर स्ट्रेटजी, वो भी है। वो आप अगर 4 वीक लगातार करते हो, उसमें ज्यादा रिस्क नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब डाउन साइड नहीं है, तो आप, और बहुत ही स्टेबिलिटी है उसके आउटकम। तो आप अगर 4 वीक करते हो तो 3 वीक भी आपका सक्सेस होता है, तो आपका आराम से 2-2.5% बन जाएगा, मतलब उसमें टेंशन भी कम। तो आप कॉल कैलेंडर कर सकते हो, या फिर आईसी जो निफ्टी का है वो बाई वीकली कर सकते हो। आई थिंक यू विल बी एबल टू मेक इट। ओके। हेलो, मैं ऐसे नहीं करता, लेकिन बटरफ्लाई और इसमें बैटमैन में 2% पर मंथ इजीली बन सकते हैं विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, बिकॉज यू गेट वाइड ब्रेक इवन। वो की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको दिसंबर में करना है, कभी नवंबर खत्म होने वाला है, तो आपको टाइम भी मिल जाता है एडजस्टमेंट करने, और बहुत बड़ा वाइड ब्रेक इवन मिल जाता है, तो आप आराम से बिना एडजस्टमेंट के बैठ सकते हो जब तक कि आपका ब्रेक इवन के नजीक नहीं आता। ओके सर। एंड आई ऑलवेज टेल कीप योर स्ट्रेटजी वेरी सिंपल, ज्यादा कॉम्प्लेक्स में जाना नहीं है, मैं सिर्फ सिंपल स्ट्रेटजी, सिंपल एडजस्टमेंट करना है, तो आपका पैसा बनता है। ओके, तो बटरफ्लाई के लिए आपका कुछ है सर जी यूट्यूब पे या समथिंग? 25,500, 26,000, 2500 का। ओके, दिसंबर एक्स मेरी, आई थिंक इन्होंने ग्रुप में भी डाला है वो, है ना? काफी मैंने डाला हुआ। I think we have come to the end of this amazing session, right? And yeah, I got a lot of learning, lot of insight, और
अभी अगर किसी के भी कुछ भी और सवाल हैं तो अपना ग्रुप में डिस्कशंस हो सकते हैं, बट आई थिंक इट इज मेजरली लाइक योर ओन प्रैक्टिस, क्योंकि कुछ मैम भी। मैं बोल सकता हूँ कुछ? पीयूष, अच्छा आपका हैंड रेज नहीं था तो आई डिडंट नो दैट यू हैड अ क्वेश्चन। क्विकली कुछ है तो जल्दी से पूछ लीजिए, हाँ बिकॉज हाँ, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, या अतुल जी से ही है। मैं एक्चुअली पिछले 6 महीने से कर रहा हूँ ट्रेडिंग, 2 से 3%, 4% के अप्रोक्स बना रहा हूँ मैं भी इजीली। तो ये मेरी कोई गलतफहमी तो नहीं है, क्योंकि मुझे अब एक्चुअली अपना कुछ कैपिटल भी रेज करनी है और मैं कुछ करना चाह रहा हूँ, तो कर सकता हूँ मैं आगे? पिछले 6 महीने से तो बना रहा हूँ। पहली बात तो पैसा बन रहा है तो गलतफहमी नहीं खुशफहमी हो सकती है लेकिन अतुल जी, मैं ऐसे कोई मेरा कोई पर्टिकुलर वो नहीं है फिक्स कि कोई स्ट्रेटेजी हो। मैं तो कभी दोनों तरफ बेच देता हूँ, फिर कभी वन साइड हो जाता हूँ, कभी कुछ हो जाता है, ऐसे बन जा रहा है। लेकिन ऐसे बन जा रहा है तो ऐसे बनाते रहो, ज्यादा बिगिनर्स लक है। नहीं बिगिनर लग भी, मतलब उसमें देखिए कोई ना कोई आपका मेथड जरूर होगा, आपको अभी इतना क्लियर मतलब नहीं, लेकिन मेरी साइकोलॉजी और वो ना, मैं एक्चुअली लॉस का और ये साइकोलॉजी मेरा थोड़ा ठीक है, तो मैं वो जल्दी कर लेता हूँ। हाँ, तो बस पूरा गेम साइकोलॉजी का ही है, पर पैसा बन रहा है तो डोंट डाउट इट, और उसमें थोड़ा मेथड ढूंढ लो आप और उसको फॉर्मलाइज कर लो, है ना, क्योंकि कोई ना कोई मेथड जरूर है आपका। और साइकोलॉजी तो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली मैं थोड़ा सोचा थोड़े आज क्वेश्चन ज़्यादा लार्ज कैपिटल को लेके साइकोलॉजी के लिए आएंगे, वो उतने ज़्यादा नहीं आए। तो मैं अपनी कैपिटल ही रेज करना चाह रहा हूँ। मैं अभी 25 लाख से कर रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं 50 लाख के अप्रोक्स कर लूँ। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे आपकी कंसिस्टेंसी बनती जाती है, कैपिटल बढ़ाते जाओ। और नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या 6 महीने ठीक है? 6 महीने तक कंसिस्टेंट प्रॉफिट आ रहा है, और 6 बल्कि 8 महीने हो गए हैं अप्रोक्स। हाँ, तो 6-8 महीने इज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, पर कम से कम 1 साल का तो आप रिटर्न पकड़ो ही, क्योंकि लेकिन इन 6-8 महीनों में आपने कुछ तो बड़े उतार चढ़ाव मार्केट में देख लिए हैं, तो दैट इज मैक्सिमम मेरे को 25,000 का लॉस किया है एक बार में, 3% मैक्सिमम, उससे ऊपर नहीं गया है। मैं उससे पहले कर लेता हूँ समर ना, ओवर ट्रेड तो नहीं करता मैं, साइकोलॉजी में पक्की है मेरी। नहीं ठीक है, आप धीरे धीरे बढ़ाते जाइए कैपिटल, जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगी थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन कम करते जाइए, है ना, रिटर्न का, तो वो थोड़ा ध्यान में रखेंगे, क्योंकि और आप खुद ही कम करने लगेंगे, क्योंकि आपको जैसे दीपेन जी ने शुरू बोला ना कि मतलब डोंट मेक लॉसेस, एवरीबडी सेइंग ना कि पैसा लूज ना हो, बस ये थोड़ा ध्यान रखना है। फिर बाकी आपके अपने टेम्परामेंट पे है कि कुछ लोग जरा ज़्यादा, कुछ लोग जरा कम, कुछ लोग नए हैंड्स रेज करें, बट आई थिंक वी नीड टू कंक्लूड द कॉल। बाकी वी कैन डू अनदर सेशन सम टाइम, या कुछ ऐसा कर लेंगे तो। yes already all the panelists are supporting and वो 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया, तो so sorry guys, बाकी क्वेश्चंस मे बी ग्रुप में, ठीक है। थैंक यू सो मच दीपेन जी, आनंद जी, अतुल एंड डॉक्टर साहब। कोई इमरजेंसी था तो निकल गए हैं। अतुल, डू यू वांट टू टेक द वोट ऑफ द थैंक? Yeah, I just want to say thanks to everybody, खासकर especially the people जिन्होंने who volunteered to be panelists here. So दीपेन जी, आनंद जी, छवि for such a big good host, and डॉक्टर साहब who is actually interestingly काफ़ी सारे लोग हमारे ग्रुप में डॉक्टर्स हैं, तो I think doctors have found a good passion for making side income through option selling, और बड़ी कैपिटल से ट्रेड करते हैं सब लोग। तो या गाइज, I think we are on the right track. Option selling is the way to go. और कुछ भी आपको doubts लगे, I mean, and I'm saying this with very bold mindset कि जो भी हमारे groups हैं, whatever group you are part of, I hope you are part of either one of the 2 groups, option writers. अगर आप 1 करोड़ से ज़्यादा कैपिटल से कर रहे हैं तो there is a elite option writers group. तो use those groups like a platform, है ना, उन प्लेटफॉर्म में आपको, अगर आप जेन्युइनली क्यूरियस हैं या नॉलेजेबल हैं, उन सब के लिए बहुत कुछ है। दैट प्लेटफॉर्म इज बिल्ड बाय ऑल दीज पीपल, है ना, इट कुड बी आनंद जी, दीपेन जी, कितने सारे लोग हैं ना, तो एंड दीज आर ऑल हिडन जेम्स, क्योंकि ये लोग कहीं पब्लिक डोमेन में ज़्यादा लोग नहीं है, बट दे कैन गाइड यू वेरी वेल, दे कैन आंसर योर क्वेश्चंस वेरी वेल, एंड आई एम ऑल्सो देयर। तो प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ कीजिए, एंड कुछ भी आपको चाहिए, यू नीड समथिंग, यू वांट टू डिमांड समथिंग,
दोज प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल. अगर आपको कुछ शेयर करना है, कई लोग बहुत नॉलेजेबल हैं, तो आई एम एक्चुअली ऑल्सो ओपन टू वीकली सैटरडे संडे कोई भी कॉल आप कर सकते हैं. ये मैंने 300 लोगों की जूम आईडी केवल इसी पर्पज़ के लिए ली हुई है. देयर इज नो अदर पर्पज़ एज सच. और लेट्स बिल्ड दिस, लेट्स ग्रो टुगेदर, एंड ऑब्वियसली everybody has their own journey, and it pains me to see कि काफ़ी लोग हैं जो consistently losses में अभी भी हैं, and even though they are doing option selling. तो I hope कि कुछ उनके लिए किया जाए, या they definitely if they are doing their journaling they would know where they are going wrong. लेकिन किसी को ऐसे इंसान को हेल्प चाहिए तो I can generally do a detailed session कि क्यों आपको consistent selling करके भी लॉस हो रहा है, तो थोड़ा डीप डाइव कर सकते हैं. So that's all from my side, guys. Thanks for all the love on my channel, or keep watching my YouTube channel. I promise you I'll keep bringing some very genuine information. और before we close the call, जितने ज़्यादा लोग कैमरा पे आ सके तो we can take some group photos, तो that will be really nice. थोड़ा तो let me just first remove all the spotlights.